ओके, तो कल के लेक्चर से आगे चलते हैं। जो कल हमने मौर्य काल तक के अभिलेखित स्रोतों की चर्चा किया था, और अब हम मौर्य काल के अभिलेखित स्रोतों के आगे बढ़ते हैं और मौर्योत्तरकालीन अभिलेखित स्रोतों पर चलते हैं। मौर्योत्तरकालीन अभिलेखित स्रोतों में सबसे प्रमुख आता है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख आपको उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ी से प्राप्त होता है। यह उदयगिरी और खंडगिरी की जो पहाड़ी है यह उड़ीसा में स्थित है। याद रखिएगा, उदयगिरी और खंडगिरी की जो पहाड़ी है वह मुख्यतः दो पहाड़ियों का समूह है, जिसे कहते हैं उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ी। और खारवेल के अभिलेखों में, ठीक है, इस पहाड़ी का नाम दिया गया है, इसका नाम है कुमारी पहाड़ी। तो उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ी को हम कुमारी पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। एक चीज दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ी है यह उड़ीसा में स्थित है, जबकि उदयगिरी की गुफाएं उदयगिरी की गुफाएं जो हैं वह आपकी कहाँ स्थित है, वह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जब उदयपुरी की गुफाएं पूछेगा तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश, और जब उदयगिरी की पहाड़ी पूछेगा, उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ी पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कल चर्चा किया था कि जो आपका बराबर पहाड़ी है, बराबर पहाड़ियाँ हैं, ये आपके बिहार में स्थित हैं, और बिहार से ही वो बराबर पहाड़ी जिसे अशोक अभिलेखों में खलती पर्वत कहा गया है, उसी पहाड़ी का क्रमिक विकास आगे चलता है, और यह विकास आगे करता हुआ, ठीक है, उड़ीसा में पहुंचता है। तो उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ी के रूप में जाना जाता है, जबकि मध्य प्रदेश में जहाँ टच करता है वह उदयगिरी गुफाओं के नाम से जाना जाता है। और उड़ीसा से आगे जब पहुँचता है आंध्र प्रदेश तक, तो आंध्र प्रदेश में इसे नागार्जुनी पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, इसे नागार्जुनी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो यही पहाड़ी है। इस पहाड़ी में क्या हुआ कि यहाँ पर जो अभिलेख था, इस अभिलेख को सबसे पहले बिशप फादर जो एक बिशप स्टर्लिग हैं, बिशप स्टर्लिग, तो बिशप स्टर्लिग ने इसको खोजा था, बिशप स्टर्लिग ने इसे सबसे पहले खोजा था। इस अभिलेख में हमको खारवेल जो उड़ीसा या कलिंग के शासक हैं, और इनके वंश का नाम था महामेघवाहन, इनके वंश का नाम था महामेघवाहन वंश। तो ये महामेघवाहन वंश के शासक थे, जिनके बारे में जानकारी मिलती है। यह अभिलेख भारतीय इतिहास में चरित्र परंपरा का प्रथम अभिलेख माना जाता है। याद रखिएगा, यह अभिलेख भारतीय इतिहास में चरित्र परंपरा का प्रथम अभिलेख माना जाता है। हमको लग रहा है लिंक में कुछ प्रॉब्लम है क्या? आज बहुत कम लोग जुड़ नहीं पाए, सब लोग जुड़ नहीं पाए। हाँ, अब तक तो सबको आ जाना चाहिए था। इसलिए ठीक है, तो यहाँ समझिएगा, हमने कहा कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है यह चरित्र परंपरा का प्रथम अभिलेख माना जाता है भारतीय इतिहास में, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, चरित्र परंपरा का प्रथम ग्रंथ पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन का, ठीक है। हर्षवर्धन के लिए जो लिखा गया ग्रंथ है बाणभट्ट का आपका हर्षचरित जो है, यह चरित्र परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। यह चरित्र परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जबकि आपका जो चरित्र परंपरा का, ठीक है, चरित्र परंपरा का जो प्रथम अभिलेख है यह अभिलेख माना जाता है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कुल मिलाकर 17 लाइन का है। हाथी गुम्फा अभिलेख कुल मिलाकर 17 लाइन का है, और इस अभिलेख में खारवेल के क्रमिक रूप से कंसेक्यूटिव आर्डर में खारवेल के 13 वर्षों के शासनकाल का उल्लेख मिलता है। इसमें खारवेल के 13 वर्षों के शासनकाल का उल्लेख हमको प्राप्त हो रहा है। याद रखिएगा, इसमें खारवेल के 13 वर्षों का शासनकाल का उल्लेख हमको प्राप्त हो रहा है। इस अभिलेख में, ठीक है, इस अभिलेख में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी यह है, इसमें यह जानकारी, यह अभिलेख भारतीय इतिहास का प्रथम अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष शब्द मिलता है। यानी यह अभिलेख भारतीय इतिहास का प्रथम अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष शब्द मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि भारतवर्ष का प्रथम अभिलेखित जो वर्णन है, भारतवर्ष का जो प्रथम अभिलेखित वर्णन है, यह अभिलेख यह हमको हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राप्त हो रहा है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने चर्चा किया कि यह अभिलेख जो है यह भारतीय इतिहास का प्रथम अभिलेख है जिसमें
जिसमें भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब है कि भारतवर्ष का जो प्रथम अभिलेखित स्रोत है वह हाथी गुम्फा अभिलेख है खारवेल का। जबकि 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 भारतवर्ष का जो प्रथम उल्लेख मिलता है साहित्यिक स्रोतों में वह हमको मिलता है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में भारतवर्ष शब्द पहली बार आया है साहित्यिक स्रोतों में। जबकि अगर अभिलेखित स्रोतों में पूछेगा तो भारतवर्ष शब्द का पहली बार उल्लेख हमको कहाँ मिल रहा है, हमको हाथी गुम्फा अभिलेख मिल रहा है। दूसरी बात, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है यह जैन धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख आपका जैन धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है, क्योंकि इस अभिलेख में जैन धर्म की एक शाखा का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है विद्याधरी शाखा। तो जैन धर्म की, ठीक है, जैन धर्म की विद्याधरी शाखा, जैन धर्म की विद्याधरी शाखा का उल्लेख हमको कहाँ मिल रहा है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। ये शाखा कौन सी है, विद्याधरी। तो जैन धर्म से संबंधित भारतीय इतिहास का प्राचीनतम जो अभिलेख माना जाता है वह आपका है विद्याधरी, अब वह है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख जिसमें विद्याधरी शाखा का उल्लेख प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात, इस अभिलेख से नंदों के बारे में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में कहा गया है कि जब खारवेल ने गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्रों तक आक्रमण किया, पाटलिपुत्र तक पहुंच गया, तो यहाँ पे उसने क्या किया कि यहाँ से वह तनसूली नहर को मोड़कर अपने राजधानी तक ले जाता है। और साथ ही साथ इस बात का भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है कि जो यहाँ पे एक जिन प्रतिमा थी, इस जिन प्रतिमा को भी वह उठा के ले जाता है, जो प्रतिमा 300 वर्ष पूर्व किसी कोई नंद शासक जो थे वे कलिंग से उठा ले गए थे। तो इसका मतलब है कि खारवेल प्रथम शताब्दी के हैं, ठीक है। और अगर इनसे 300 वर्ष पहले देखा जाए तो आपको पता है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में किसका समय मिल रहा है, वो आपके नंद वंश का। तो इसका मतलब है कि खारवेल से 300 वर्ष पहले महापद्मनंद का समय था, महापद्मनंद का समय था। तो महापद्मनंद से हमको के विषय में जानकारी मिलती है। इससे उनके हम क्रोनोलॉजी, उनके कालक्रम को हम इसके माध्यम से निर्धारित कर सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरी बात यहाँ पे है जो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है, इस अभिलेख की एक अन्य महत्वपूर्ण खासियत है कि इस अभिलेख में, ठीक है, में खारवेल के क्रमिक इतिहास, खारवेल का क्रमिक इतिहास मिल रहा है। और इस क्रमिक इतिहास में हमें सीधे 13 वर्षों के शासनकाल का पूरा उल्लेख हमको क्रम से प्राप्त हो रहा है। 13 वर्षों का इतिहास क्रम से हमको प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो यह हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के राजनीतिक उपलब्धियों और उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों, उसके साम्राज्य विस्तार की तो बात करता ही करता है। यह जो हाथी गुम्फा उदयगिरी पहाड़ी पे है, यहीं पे इसके आसपास अन्य गुफाएं बनवाई गई थी और वहाँ पे अनेक गुफा लेख मिलते हैं जहाँ पे हमको मुख्य जानकारी मिली। जैसे यहीं पे हाथी गुम्फा अभिलेख के पास यहीं पे नवमुनि गुम्फा है। याद कौन सी गुफाएं हैं, नवमुनि गुम्फा, गणेश गुम्फा, मंचन गुम्फा, रानी गुम्फा आदि। तो नवमुनि गुम्फा, गणेश गुम्फा, रानी गुम्फा, ठीक है, मंचन गुम्फा, ये सब गुफाएं जो बनाई गई हैं यह भी खारवेल के द्वारा बनवाई गई हैं। और यह जो पहाड़ियाँ बनवाई गई हैं इन पे जो लिखा गया है, इनसे भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जो आपका यहाँ पे मंचन गुम्फा है, मंचन गुफा अपनी कलाकारी और चित्रकला के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। मंचन गुम्फा इसमें से अपनी चित्रकला के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। जबकि इसमें जो गणेश गुम्फा है, गणेश गुम्फा इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि गणेश गुम्फा में हमको उदयन और वासवदत्ता की कथानक का चित्रांकन मिलता है। हमको उदयन और वासवदत्ता के कथानक का चित्रांकन यहाँ पर मिल रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से हमको एक अन्य चीज़ मिल रही है कि यहाँ से हमको दुष्यंत और शकुंतला के कथानक का भी दृश्यांकन मिलता है। तो दुष्यंत और शकुंतला के कथानक का दृश्यांकन यहीं पे मिल रहा है गणेश गुम्फा में। यहीं पे उदयन और वासवदत्ता के कथानक का भी मिल रहा है। और उदयन और वासवदत्ता के कथानक का चित्रांकन हमको एक तो यहाँ मिल रहा है, दूसरा अगर स्तूप पूछेगा तो मिल रहा है भरहुत स्तूप पे। भरहुत स्तूप पे भी उदयन और वासवदत्ता के कथानक के चित्रांकन मिलते हैं। जबकि अगर साहित्य पूछेगा, हाँ, तो एक तो आपका स्वप्न वासवदत्ता है जो भास का है,
दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ आपका है जो हर्षवर्धन ने लिखा है, प्रियदर्शिका है। इसमें भी हमको वासुदत्ता की कहानी मिलती है। तो उदयन और वासुदत्ता प्राचीन काल के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हमको अनेक कथानक यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो ये सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमको हाथी गुम्फा, गणेश गुम्फा, नवमूल गुम्फा, मंचन गुम्फा आदि की गुफाओं से मिलती है। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में यह महत्वपूर्ण है कि भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख यहाँ पे मिल रहा है। याद रखिएगा, भारतवर्ष का अभिलेखों में पहली बार वर्णन हाथी गुम्फा में हुआ है। साहित्य में पहली बार वर्णन आपका ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, जबकि संविधान में भारत या इंडिया शब्द का उल्लेख हुआ है। और भारत के लिए चंद्रमा का देश मतलब होता है इनटू। देखिएगा, इन टू कहीं कहीं लिखते हैं और कहीं कहीं लिखते हैं इन टू। ठीक है, जो इंटू है यह भारतवर्ष के लिए चीनी यात्रियों ने भारत को इंटू के नाम से संबोधित किया है। तो वेनसांग की सिवकी में भारतवर्ष का नाम यही मिलता है। यह यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा कि वेनसांग ने भारतवर्ष को किस नाम से संबोधित किया है, तो हो गया इंटूर। इसका मतलब होता है चंद्रमा का देश। ठीक है, जबकि भारत को मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने पहली बार हिंदुस्तान कहा है, जबकि भारत को हिंदू जो पहली बार कहा है वह अरबियों ने कहा है। ठीक है, जबकि भारत को हिंद जो कहा गया है, हिंद शब्द भारत को पहली बार पारसी अभिलेखों में मिलता है, दारा के अभिलेखों में मिलता है, जो हमने चर्चा किया था बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्श रुस्तम में। और दूसरा मिलता है हिंद शब्द का उल्लेख हमको यह मिलता है आपका हिस्टोरिका में, भारतवर्ष के लिए इसका उल्लेख हुआ है। जबकि भारतवर्ष का नाम आपको बौद्ध ग्रंथों में भारतवर्ष का नाम दिया गया है जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप किसका नाम है? भारतवर्ष का नाम है, जो बौद्ध ग्रंथों में दिया गया है। क्यों? भारत में जामुन वृक्षों की अधिकता के कारण भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। क्या देखिएगा, भारत को जामुन वृक्षों की अधिकता के कारण भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। तो भारतवर्ष के संदर्भ में हमको यह जानकारी मुख्यतः आपका प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब अगला आते हैं। इसके अतिरिक्त अगला जो महत्वपूर्ण अभिलेख है इस कालखंड का वह आपका है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है यह अभिलेख रुद्रदामन का है। रुद्रदामन जो है यह शक क्षत्रप थे और रुद्रदामन कार्दमक वंश के थे। ये क्वेश्चन यूजीसी पूछा किस वंश के थे? कार्दमक वंश के। जो मालवा और काठियावाड़ में शकों का राज्य था उसमें रुद्रदामन हुए हैं। रुद्रदामन का एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है जूनागढ़ लेख। इसका नाम है आपका जूनागढ़ लेख या गिरनार, जो आपका गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत से प्राप्त होता है। जूनागढ़ अभिलेख भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण अभिलेख मानाता है। यह महत्वपूर्ण कई दृष्टि से है। प्रथम सबसे पहली बात तो यह है कि यह भारतवर्ष में संस्कृत में लिखा गया प्रथम बड़ा अभिलेख है। यह भारतवर्ष का संस्कृत में लिखा गया प्रथम बड़ा अभिलेख है। तो संस्कृत का संपूर्ण रूप से लिखित बड़े अभिलेखों में पहला नाम किसका आता है? वो आता है जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, जो रुद्रदामन का है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या देखिएगा, अगर पूछे कि भारतवर्ष के किस अभिलेख में पहली बार संस्कृत शब्द आया है, तो वह अभिलेख हो जाएगा आपका धनदेव का अयोध्या अभिलेख। वह हो जाएगा धनदेव का अयोध्या अभिलेख, जिसमें संस्कृत शब्द पहली बार आया है, लेकिन संपूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया बड़ा अभिलेख, प्रथम अभिलेख जो माना जाता है वह माना जाता है आपका जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। ठीक है, इनमें दोनों मंत्र याद रखिएगा। जो अयोध्या अभिलेख है, जो अयोध्या फैजाबाद से मिला है, यह धनदेव का है। धनदेव जो थे वह पुष्यमित्र शुंग के अधिकारी थे। धनदेव पुष्यमित्र शुंग के अधिकारी थे। ठीक है, यहाँ पे फैजाबाद में, तो उन्हीं ने ही यह अभिलेख लगवाया था। अयोध्या अभिलेख की मूल खासियत क्या है? अयोध्या अभिलेख की मूल खासियत यह है कि इस अभिलेख में भारतीय इतिहास में पहली बार संस्कृत शब्द आता है। और दूसरी इसकी खासियत यह है कि इस अभिलेख, ठीक है, से हमको पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजत्व काल में 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। तो पुष्यमित्र, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख कहाँ मिलता है? वह मिलता है धनदेव के अयोध्या अभिलेख में। ठीक है, इसके और किसी स्रोत में हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। अगला समझिएगा, जो जूनागढ़ अभिलेख है या गिरनार अभिलेख, या जूनागढ़ अभिलेख कई लोगों का है।
एक तो जूनागढ़ अभिलेख आपका स्कंदगुप्त का है, एक तो आपका जूनागढ़ अभिलेख इनका है, रुद्रदामन का है, आगे जूनागढ़ अभिलेख आपका वैनगुप्त का है। तो बहुत लोग शासकों ने जूनागढ़ में जो कुछ लिखवाया है वो उनके नाम के साथ जूनागढ़ अभिलेख के साथ संपृक्त हो गया है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, ठीक है, इसकी कई खासियत ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने का इसका मूल कारण क्या समझिएगा कि हमने पहले तो कहा यह संस्कृत में लिखा गया प्रथम बड़ा अभिलेख है भारतीय इतिहास का। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम साथ साथ मिलता है। यह भारतीय इतिहास का एकमात्र अभिलेख है जिसमें सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम साथ साथ मिलता है। इसके अलावा किसी भी भारतीय स्रोत में दोनों का नाम साथ साथ नहीं आया है, पहली बात। दूसरी बात समझिएगा, जूनागढ़ अभिलेख की दूसरी महत्वपूर्ण खासियत यह है कि जो जिस कंसर्न में जिस कंटेंट में इन लोगों का नाम आता है उसका मतलब क्या है, इसमें सुदर्शन झील का उल्लेख होता है। क्या होता है? सुदर्शन झील का उल्लेख। जो सुदर्शन झील है, यह सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था, जो पहली बार वह कराया गया था पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। पुष्यगुप्त वैश्य जो थे वह सौराष्ट्र प्रांत में चंद्रगुप्त मौर्य के राष्ट्रिक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी के नाते उन्होंने वहाँ की सिंचाई व्यवस्था के लिए उन्होंने एक झील का निर्माण कराया जिसे कहते हैं सुदर्शन झील। दूसरा, इस झील को आगे चलकर अशोक के समय में फिर से इस झील को क्या कराया गया, इसका परिवर्धित कराया गया, इसका पुनर्निर्माण कराया गया। तो अशोक के समय में इसका पुनर्निर्माण कराया तुषास्प ने। किसने? तुषास्प ने। और आगे चलकर रुद्रदामन के समय तक इस झील की स्थिति इतनी खराब हो गई तो सिंचाई को समन्वित करने के लिए, सिंचाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस सुदर्शन झील को फिर से इसका पुनर्निर्माण कराया गया और इस बार कराया गया सुविशाख के द्वारा। किसके द्वारा? सुविशाख के द्वारा। और चौथी बार क्या हुआ, इसके आगे गुप्त काल में जब स्कंदगुप्त का राज्य था तो स्कंदगुप्त के समय में चक्रपाणित के पुत्र थे पर्णदत्त, जो यहाँ के गए थे। तो पर्णदत्त के निर्देशन में इसका चौथी बार मुझे एक प्रकार से पुनर्निर्माण कराया गया, जिसे पर्णदत्त के नेतृत्व में इस बार कराया गया। तो ये चारों तो पहली बार मिलाने आता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जूनागढ़ अभिलेख से कौन कौन से शासक जुड़े हैं, तो याद रखिएगा जो पहले कौन जुड़े हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे कौन जुड़े हैं, अशोक। तीसरे जुड़े हैं आपके रुद्रदामन। चौथे जुड़े हैं आपके स्कंदगुप्त। फिर पूछेगा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के शासकों और उनके अधिकारियों को क्रमबद्ध कीजिए या क्रम से मिलाइए। तो आप याद रखिएगा कि कौन लोग किसके समय में हुए हैं, ये आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। पुष्यगुप्त वैश्य हैं, तुषास्प हैं, सुविशाख हैं और उसके बाद पर्णदत्त हैं। तो इनका क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। अब आगे समझिएगा, यह भारतीय इतिहास का प्रथम अभिलेख है जिसमें विष्ट या बेगार प्रथा का उल्लेख मिलता है। यह भारतीय इतिहास का प्रथम अभिलेख है जिसमें विष्ट या बेगार प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब क्या है, इसमें विष्ट या बेगार का मतलब होता है, इसको कहते हैं हम इनफोर्स्ड लेबर या कहते हैं अनपेड लेबर या इसको कहते हैं इनवॉलेंट्री लेबर, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री लेबर इन एंशिएंट इंडिया पर, ठीक है, महत्वपूर्ण शोध कार्य में जो लोगों ने कार्य किया है उनमें आपका एक तो हमारे सुपरवाइजर हैं प्रोफेसर जी.के. राय जी, ठीक है। उनका काम है, जी.के. राय जी के पिताजी थे जी.आर. शर्मा जी, जिन्होंने कौशाम्बी आदि की महत्वपूर्ण खुदाई कराई थी। हाँ, और उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है पीपिंग थ्रू द हिस्ट्री, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जी.आर. शर्मा जी, जिन्होंने कौशाम्बी की भी खुदाई कराई है। तो बहुत सारा उन्होंने काम कराया है। तो जी.के. राय सर का जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनका है इनवॉलेंट्री लेबर इन एंशिएंट इंडिया, उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा कि यह इस ग्रंथ में जो विष्ट या बेगार प्रथा का उल्लेख है, इसका मतलब होता है कि जब किसी मजदूर से, किसी कामगार वर्ग से, किसी वर्किंग क्लास से हम कोई कार्य ले लें, कोई परिश्रम करा लें और उसके बदले में, उसके एवज में कोई उसे पारिश्रमिक न भुगतान करें, तो इस लेबर को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री लेबर या इसको कहते हैं हम अनपेड लेबर या कहते हैं विष्ट या बेगार प्रथा। तो बेगारी करना, तो बेगारी करना मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बिना पारिश्रमिक प्राप्त किए, ठीक है, अब कोई कार्य संपादित करता है, इसे कहते हैं बेगार पद्धति। दूसरा याद रखिएगा, बेगार को हम इनवॉलेंट्री लेबर भी कहते हैं, मतलब होता है अनिच्छुक। इसका मतलब है कि अगर कोई लेबर या मजदूर
काम नहीं करना चाहता है, उसके बावजूद भी अगर आप उससे ज़बरदस्ती कार्य लेते हैं, भले ही उसे पैसा देते हैं, उसका पारिश्रमिक देते हैं, लेकिन वह भी बेगार प्रथा ही मनाता है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति की अनिच्छा से कराया गया कार्य भी बेगार के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि वो जबरन लिया गया कार्य होता है। ठीक है, तो वो प्रतिकूल परिस्थिति में लिया गया कार्य है। बेगार प्रथा के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी, ठीक है, मिलती है साहित्यिक स्रोतों में, तो भारतीय इतिहास में बेगार प्रथा या विष्ट शब्द का जो प्रारंभिक उल्लेख है वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बेगार या विष्ट प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख मिल रहा है, लेकिन कौटिल्य ने विष्ट या बेगार प्रथा का जब उल्लेख किया तो कौटिल्य ने मुख्यतः इसे कृषि के क्षेत्र में नियोजित नहीं किया। उन्होंने केवल मापने में, तौलने में, पेराई करने में, इसी पद्धति में उन्होंने राज्याधिकारियों को बेगार लेने की लोगों से छूट दिया है। कृषि के क्षेत्र में बेगार की बात वहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन आगे चलकर वात्सायन का जो कामसूत्र है, इसमें पहली बार वात्सायन के कामसूत्र में भारतीय इतिहास में पहली बार कृषि के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से बेगार लेने का उल्लेख मिला है। तो कृषि के क्षेत्र में बेगार प्रथा का जो प्रारंभिक उल्लेख मिला है वो कहाँ मिला है? वह उल्लेख हमको मिल रहा है आपका वात्सायन के कामसूत्र में। लेकिन बेगार या विष्ट प्रथा का पहली बार उल्लेख कहाँ मिला है साहित्य में? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और बेगार या विष्ट प्रथा का पहली बार किस अभिलेख में वर्णन मिला है? वह हो जाएगा आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख। विष्ट या बेगार, अगला समझिएगा। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बेगार प्रथा और बेगारी लेने वाले लोगों, ठीक है, लोगों का संरक्षण करने के लिए और उन पे कंट्रोलिंग करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति किया है, जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम है विष्ट बंधक। ठीक है, इसका नाम है विष्ट बंधक। तो विष्ट बंधक क्या है? विष्ट बंधक जो है यह बेगार लेने वाले मजदूरों के संरक्षक के रूप में उसके कार्यों की देखभाल करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए रखा गया अधिकारी है। ठीक है, जिसकी चर्चा हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिखाई देती है। ठीक है, तो विष्ट बंधक या विष्ट बंधकी, तो इसका उल्लेख हमको मिलता है। अगला समझिएगा। जूनागढ़ अभिलेख की अन्य जो महत्वपूर्ण खासियत है वह यह है कि यह अभिलेख भारतीय इतिहास का प्रथम अभिलेख है। यह अभिलेख भारतीय इतिहास का प्रथम अभिलेख है जिसमें स्वयंवर प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में भारतीय इतिहास में स्वयंवर प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख मिल रहा है। याद देखिएगा, स्वयंवर प्रथा का भी प्राचीनतम उल्लेख करने वाला आपका यही आपका जूनागढ़ अभिलेख है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा कि जूनागढ़ अभिलेख जब स्कंदगुप्त के समय का जो लिखा गया, उस अभिलेख की एक खासियत है कि भारतीय इतिहास में पहली बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी का अंकन किसी अभिलेख में हुआ है, तो पहली बार जूनागढ़ अभिलेख में हुआ है। लेकिन वह जूनागढ़ अभिलेख है किसका? वह है स्कंदगुप्त का। तो गुप्त काल में स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में जो स्कंदगुप्त ने उसे अभिलेख में बात लिखवा दिया, उसमें हमको पहली बार भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का पहली बार चित्रांकन हुआ है। यह कहाँ हुआ है? जूनागढ़ अभिलेख पर। ठीक है, यह भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रुद्रदामन जो है, रुद्रदामन आपके गंधर्व विद्या में प्रवीण थे। रुद्रदामन गंधर्व विद्या में प्रवीण थे। अभी अब रुद्रदामन से हम लोग अभी आगे बहुत चर्चा करेंगे। जब कल जब हम लोग सिक्कों पे चलेंगे तो रुद्रदामन से और ज़्यादा जो लिखित क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो ये तो आपके जूनागढ़ अभिलेख की मुख्य खासियत है। क्या देखिएगा, अब थोड़ा और आगे आते हैं। अयोध्या अभिलेख हो गया। अब एक आते हैं भट्टप्रोल अभिलेख। भट्टप्रोल अभिलेख जो है यह आंध्र प्रदेश से मिला है। यह अभिलेख सातवाहन कालीन है। इस अभिलेख की खासियत है कि यह भारतीय इतिहास के अपवादात्मक अभिलेख के रूप में चांदी पर लिखा गया अभिलेख है। तो यह चांदी रजत लेख है। यह क्वेश्चन पिछली बार हायर एजुकेशन में पूछा गया था कि भारतीय इतिहास का कौन सा अभिलेख है जो चांदी का लेख है, जो चांदी पे लिखा गया है। तो यह चांदी का कलश है, उस पर लिखा गया है, जिसे कहते हैं भट्टप्रोल अभिलेख। यह आंध्र प्रदेश से मिला है, भट्टप्रोल। ठीक है, यह चांदी का अभिलेख है। ज़्यादातर भारत में जो अभिलेख मिले हैं या तो पत्थर के अभिलेख हैं, पत्थर अभिलेख हैं,
या तो अभिलेख शिलालेख हैं और या तो ताम्रपत्र लेख हैं, लेकिन चांदी पे जो अभिलेख होते हैं वो बहुत ही अपवादात्मक मिले हैं कहीं से, तो यह अपवादात्मक स्थिति को ही व्यक्त करता है। अगला आपका है नाना घाट लेख। जो नाना घाट लेख है आपका, यह नागानिका का है। नागानिका का नाना घाट अभिलेख, नागानिका आपका यह मुख्यतः सातवाहन शासका हैं, और सातवाहन में जो राजा थे श्री सातकर्णी, उनकी रानी थी ये। नागानिका के अभिलेख में, नाना घाट में भारतीय इतिहास में पहली बार भूमिदान का उल्लेख मिलता है। भारतीय इतिहास में पहली बार भूमिदान का उल्लेख कहाँ मिला है? नाना घाट लेख में। यह नागानिका का अभिलेख है, यह नागानिका का अभिलेख है जो श्री सातकर्णी की रानी थी नागानिका। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा, नागानिका भारतीय इतिहास की पहली रानी हैं। नागानिका भारतीय इतिहास की पहली रानी हैं जिनका चित्रांकन किसी भी सिक्के पे हुआ है। तो भारतीय इतिहास की पहली रानी जिनका चित्रांकन हमको सिक्कों पे मिलता है वह कौन है? वे है नागानिका। और भारतीय इतिहास में चौहानों की रानी है, एक अजय राज की रानी थी सोमलेखा, सोमल्या देवी। ठीक है, सोमलेखा या सोमल्या देवी भारतीय इतिहास की एकमात्र रानी हैं जो प्रतिदिन अपने हाथों से एक नया सिक्का जारी करती थी, जो प्रतिदिन अपने हाथों से एक नया सिक्का जारी करती थी। उनका नाम है सोमलेखा या सोमल्या देवी, सोमलेखा या सोमल्या देवी। ठीक, तो नाना घाट से हमको मिलता है, याद रखिएगा, नाना घाट अभिलेख में जो हमको भूमिदान का उल्लेख मिलता है पहला, यह ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि है, यह ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि है। जबकि भारतीय इतिहास में जो अग्रहार भूमि है वह पहली बार हमको कहाँ मिलती है? अग्रहार भूमि का उल्लेख गया और नालंदा लेख में है, जो समुद्रगुप्त का है, जो समुद्रगुप्त का अभिलेख है। अभी आगे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अगले अभिलेखों में आइए देखते हैं। कुषाणों में कुछ अभिलेख हैं, जैसे सारनाथ लेख है, सुई विहार लेख है, मणिक्याल लेख है। ठीक है, तो ये आपके कुषाणों के अभिलेख मिलते हैं। तो कुषाणों के अभिलेखों से हमको कुषाणकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। कुषाण जो प्रमुख शासक हैं, जिनमें पहले शासक आपके हैं कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस को चीनी साहित्य में क्यूसिको क्यों कहा गया है? क्यूसिको क्यों कुजुल कटफिसेस का नाम है। और बिन कटफिसेस का नाम है येन काओ चेन। बिन कटफिसेस का नाम है येन काओ चेन, जबकि कनिष्क का नाम है किया किचा। कनिष्क का नाम चीनी साहित्य में क्या मिलता है? किया किचा। ठीक है, किया किचा। तो यहाँ से हमको इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। अगले अभिलेख में जो इसी समय में मथुरा में शक क्षत्रप प्रणाली थी, तो मथुरा के शक क्षत्रपों में एक प्रमुख शासक थे। मथुरा के क्षत्रपों की जो स्थापना किया था वो किया था राजबुल ने। किसे किया था? राजबुल ने। यहीं पर राजबुल ने जो स्थापना किया था, इसी में एक शासक हुए जिनका नाम था सोडास। तो सोडास के समय में मथुरा में जो अभिलेख उनका मिला है सोडास के अभिलेख में पता चलता है कि मोरा नामक स्थान से एक लेख मिला है। मोरा क्या है? मोरा स्थान है। मोरा नामक स्थान से एक लेख मिला है, जिस लेख से पता चलता है कि तोसा नामक महिला ने, समझिएगा, मोरा नामक स्थान पे एक लेख मिला है जिसे कहते हैं मोरा लेख। किसका अभिलेख है? मथुरा से मिला है, इसीलिए मथुरा लेख हो गया। और किसका है? सोडास का है। सोडास कौन है? यह शक क्षत्रप हैं। शकों ने भारत में 4 स्थान से राज्य किया है। कहाँ से? तक्षशिला से, याद रखिएगा, दूसरा मथुरा से, तीसरा आपका महाराष्ट्र नासिक से, और चौथा किया है मालवा और काठियावाड़ से। ठीक है, तो ये 4 जगह से इन लोगों ने राज्य किया है। तो जो मथुरा से राज्य किए हैं उसमें एक शासक है सोडास के समय में। ठीक है, यहाँ पे पता हमको चलता है कि यहीं पे सोडास का एक है मोरा लेख, जो है मोरा शिला है। तोसा नामक महिला ने यहाँ पे पंच विष्णुवीरों की मूर्तियाँ स्थापित किया है। पंच विष्णुवीर की मूर्तियाँ स्थापित किया है। अब समझिएगा, जो पंच विष्णुवीर होते हैं ये क्या होते हैं? जो पंच विष्णुवीर होते हैं इनका मूल अर्थ क्या होता है समझिएगा। कहा जाता है कि आप जब भागवत धर्म पढ़े होंगे, पढ़ाया था मैंने आपको, तो भागवत धर्म के अंतर्गत जो उनके सिद्धांत हैं, एक तो उनका चतुर्व्यूह का है, दूसरा उनका है पंच विष्णुवीर।
तो पंच विश्ववीर में मतलब है कि भागवत धर्म के अंतर्गत 5 देवताओं की संकल्पना की गई और उन्हें 5 वीर या पंच विश्व वीर कहा गया, क्योंकि वो विष्णु धर्म से, विष्णु भगवान से संबंधित है, इसीलिए उन्हें पंच विश्व वीर कहा गया। तो इनमें कौन कौन आते हैं? वासुदेव, ठीक है, दूसरे आपके आते हैं संकर्षण, तीसरे आते हैं आपके प्रद्युम्न, हाँ, फिर चौथे आते हैं आपके सांब और अनिरुद्ध। तो ये हो गए पंच विश्ववीर। और इनमें से आगे चल के सांब को निकाल दिया गया, क्योंकि माना गया कि सांब जो थे ये चंडाल पुत्र थे, ठीक है, सांब जो थे वो चंडाल पुत्र थे। और कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि जो सांब थे इनको कुष्ठ रोग हो गया था, इसीलिए उनको इस पंच विश्ववीर के ग्रुप से निकाल दिया गया और उनको चतुर्व्यूह में डाल दिया गया। तो हो गया, ठीक है, तो सॉरी, वो उनको पंच विश्ववीर में थे, तो उनको जब चतुर्व्यूह बनाया जाने लगा तो उनको उसमें से निकाल दिया गया और चतुर्व्यूह में नहीं शामिल किया गया, ठीक है। तो चतुर्व्यूह में सांब को छोड़ के 4 लोग आते हैं और पंच विश्ववीर में सांब को शामिल करके आते हैं, ठीक है। तो ये 2 संकल्पना हमको यहाँ से हमको प्राप्त हो रही है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, समझिए कि अगला आपका अभिलेख जो आगे हमको मिलता है वह यह है, इसी में एक अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख है जो आपका हेलियोडोरस का है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख है जो विदिशा से मिला है, मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश या विदिशा से, आपको विदिशा से प्राप्त हो रहा है। जो विदिशा से प्राप्त हुआ है इसके बारे में कहा जाता है, ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप देखिएगा मरणोत्तर काल में भारत पे जो आक्रमण करने वाले जो प्रथम विदेशी हैं वो हैं इंडो ग्रीक, मतलब है कि ग्रीक मतलब यूनानी लोग आक्रमण किए और वो लोग भारत में राज्य किए, इसीलिए उनको कहा जाता है इंडो ग्रीक। इस इंडो ग्रीक में पहला जो आक्रमणकारी था मरणोत्तर काल का भारत में, तो भारत पे आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी जिसने मरणोत्तर काल में आक्रमण किया हो वे है डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस ने क्या किया, इंडो ग्रीक शासक था, इसने जो अपना राज्य स्थापित किया, ये साकल में अपनी राजधानी बनाया और साकल से इसने ठीक है, साकल से इसने अपना राज्य शुरू किया। और यहीं पे इसी के समय एक दूसरा वंशज जो था इंडो ग्रीक शासकों का, वे लोग आ गए तक्षशिला में, तो तक्षशिला में जिन्होंने शासन शुरू किया वो कहलाते हैं यूक्रेटाइडिस वंश, वे कहलाते हैं यूक्रेटाइडिस वंश के, जबकि डेमेट्रियस जो था यह था यूथिडेमस वंश। तो यूथिडेमस वंश ने साकल से राज्य किया, जबकि यूक्रेटाइडिस वंश ने आपका तक्षशिला से शासन किया, ठीक है। तो आपका दोनों कहाँ से है, दोनों पंजाब का क्षेत्र है। अब समझिएगा जो यहाँ पे राज्य किया गया तो कहा जाता है कि यही डेमेट्रियस जो है यह मरणोत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक था। और इसके जब इसका वंशज समाप्त हुआ तो इसके वंशज के पश्चात यूक्रेटाइडिस वंश वाले मजबूत हो गए और उन लोगों ने अधिकार कर लिया सभी क्षेत्रों पे। इस वंश ने एक अन्य महत्वपूर्ण शासक हुआ जिसका नाम था एंटियालकिड्स ने तक्षशिला से अपना एक राजदूत बना के भेजा हेलियोडोरस को कहाँ भेजा, मध्य प्रदेश में। उस समय विदिशा में भागभद्र का राज्य था। किसका राज्य था, भागभद्र का। तो भागभद्र के राज्य में आता है और विदिशा में उनके सहमति से एक गरुड़ स्तंभ स्थापित करता है भगवान गरुड़ का, ठीक है। तो जो गरुड़ हैं ये आपको पता है विष्णु के वाहन माने जाते हैं, इसीलिए माना था जो गरुड़ स्तंभ है यह स्तंभ भागवत धर्म से संबंधित जो है प्रथम स्तंभ लेख है। यह भागवत धर्म से संबंधित जो है यह प्रथम स्तंभ लेख है, याद रखिएगा। जबकि यहाँ पे भी याद रखिएगा कि भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख कौन सा है, हेलियोडोरस अभिलेख, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख जो विदिशा से प्राप्त हुआ है, जो एंटियालकिडस के राजदूत थे इन्होंने स्थापित किया। इससे एक बात तो ये पता चलती है कि मरणोत्तर काल में विदेशियों में भी भागवत या वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी हो गया था, भागवत धर्म यहाँ भी प्रचलित हो चुका था। और दूसरा महत्वपूर्ण इससे जो हमको यह जानकारी मिल रही है वह यह है कि इस समय तक, ठीक है, इस समय तक भागवत धर्म की जो जड़ें थी वह भारत में किस तरह से फैली हुई थी, हमको इसके बारे में जानकारी मिल रही है। और अन्य जो महत्वपूर्ण यहाँ पे आपका तथ्य है कि इससे हमको भागभद्र की ऐतिहासिकता के बारे में भी हमको यहाँ पे जानकारी मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा हमने चर्चा किया कि
हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख मिलता है, अभिलेख है जिसमें जैन धर्म की विद्याधरी शाखा का उल्लेख है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ जो है यह वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख है जिसमें आपको वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिल रही है। और अगला मैंने कहा अगर वैष्णव धर्म से संबंधित प्रथम सिक्का पूछेगा तो सिक्का जो है वो है अपोलोडोटस का। याद रखिएगा, हम सिक्के चलेंगे तो आपको बताएंगे। अपोलोडोटस जो था यह आपका, यह मुख्यतः डेमेट्रियस वंश का था अपोलोडोटस। तो अपोलोडोटस के सिक्कों पर ही भागवत धर्म के पहली बार कथानक भारतीय इतिहास से प्राप्त होते हैं, जबकि भगवान कृष्ण और बलराम, भगवान कृष्ण ठीक है सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण और हलधारी बलराम का पहली बार चित्र किसके सिक्कों मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आयोग ने पूछा है। वह मिलता है अगाथोक्लिया पर। अगाथोक्लिया शासिका थी जो, ठीक है, अगाथोक्लिया जो स्टेटो प्रथम स्टेटो द्वितीय थे उनकी संरक्षिका थी। और इन्हीं के सिक्कों पर पहली बार हमको भगवान कृष्ण और बलराम का चित्र मिलता है। याद रखिएगा। लेकिन भागवत धर्म का प्राचीनता पूछेगा तो अपोलोडोटस, लेकिन भगवान कृष्ण का पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ये। और इसी के साथ साथ समझिएगा जबकि चतुर्भुजधारी, ठीक है, चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु और चतुर्भुजधारी भगवान शिव का जो चित्र मिलता है, दोनों लोग का समझिएगा, 4 भुजाओं वाले भगवान शिव और 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु का चित्र कहाँ से मिलता है, किसके सिक्कों पहली बार, तो 4 भुजाओं वाले जो शिव हैं वह कनिष्क के सिक्कों पे पहली बार आते हैं। महात्मा बुद्ध कनिष्क के सिक्कों पे पहली बार आते हैं, ठीक है, जो जिस सिक्को कहा गया है बोडो। और जो 4 भुजाओं वाले विष्णु हैं उनका पहली बार चित्रांकन मिलता है हुबिस्क के सिक्कों पर। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। सिक्कों पे मारेंगे तो और डिटेल आपको पढ़ाएंगे, तो यहाँ से आप इस आधार को भी समझ सकते हैं। अगला जो आपका प्रमुख अभिलेख है वह यह है कि यह जो आपका मथुरा अभिलेख स्वरास वाला है, ठीक है, इस अभिलेख में हमको आटा पीसने वाली, ठीक है, हमको आटा पीसने वाली श्रेणी के बारे में भी जानकारी मिल रही है, ठीक है। आगे चलेंगे तो अभी और इसमें डिटेल हम लोग देखते हैं। तो ये तो जो प्रमुख अभिलेख थे आपके मुख्यतः मरणोत्तरकालीन अभिलेख हैं जिनकी चर्चा की गई है। अब हम आते हैं मरणोत्तर काल के पश्चात जो अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उन अभिलेखों की चर्चा करते हैं, जो बेसिकली गुप्त काल के अभिलेख हैं। इन अभिलेखों से हमको क्या महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है ये समझिएगा। गुप्त काल में जो अभिलेख लिखे गए, याद रखिएगा, भारतीय इतिहास में सर्वाधिक अभिलेख जो हैं, ठीक है, सर्वाधिक अभिलेख मौर्य काल में मिलते हैं। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक सिक्का, भारतीय इतिहास में सर्वाधिक सिक्के मौर्य काल में जारी किए गए हैं। लेकिन सभी मिलाकर वह सोना चांदी तांबा पीतल जितना भी है सब मिला के पूछेगा तो भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा सिक्के मौर्यों ने जारी किए हैं। लेकिन भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्का गुप्तों ने जारी किया है। लेकिन भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा शुद्ध स्वर्ण सिक्का कुषाणों ने जारी किया है। और भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा ताम्र सिक्का जो है वह भी कुषाणों ने जारी किया है। और भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने की सिक्का भी कुषाणों ने जारी किया है। याद रखिएगा तीनों क्वेश्चन। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा जो आपका सबसे ज़्यादा शीशे का सिक्का है वह सातवाहनों ने जारी किया है। और भारतीय इतिहास का कौन सा राजवंश है जिसने कोई सिक्का नहीं जारी किया है, ठीक है, तो राष्ट्रकूटों ने कोई भी सिक्का नहीं जारी किया है, याद रखिएगा। तो अभी हम लोग सिक्के पे कल आएंगे, आपको थोड़ा थोड़ा बताते जा रहे हैं जिससे आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होता है। अब आते हैं हम लोग गुप्त अभिलेखों में। जो गुप्तकालीन अभिलेख हैं उन अभिलेखों में सबसे पहले, ठीक है, जिनसे गुप्त काल के बारे में जानकारी मिली है, गुप्तों के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिल रही है या गुप्त के संबंधित, तो देखिए गुप्तों का, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे, समझिएगा, गुप्तों के जो संस्थापक हैं वे कौन हैं, श्रीगुप्त। तो गुप्तों के प्रथम शासक श्रीगुप्त माने जाते हैं, दूसरे शासक हैं घटोत्कच। लेकिन गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन हैं, वो आपके हैं आपका चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन गुप्त वंशावली जो दी गई है अभिलेखों में गुप्त वंशावली श्रीगुप्त से नहीं दी गई है। याद रखिएगा, अभिलेखों में गुप्तों का जो प्रथम शासक माना गया है वह घटोत्कच माना गया है। और अभिलेखों में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है, घटोत्कच वंश कहा गया है। जो घटोत्कच वंश है वो कहाँ पर मिलता है जानकारी इसकी, हमको इसकी जानकारी मिला है, समझिएगा, कि गुप्त वंश को प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र लेख में, समझिएगा, प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र लेख में और प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर लेखों में,
पूना ताम्रपत्र लेख में, ऋद्धपुर लेख में और स्कंदगुप्त के सूपिया लेख में, स्कंदगुप्त के सूपिया लेख में, ठीक है। इन अभिलेखों से, ठीक है, इन अभिलेखों से हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो सूपिया अभिलेख में और इन अभिलेखों में गुप्त वंश की शुरुआत कहाँ से बताई गई है? गुप्त वंश की शुरुआत बताई गई है घटोत्कच से, और घटोत्कच इसके प्रथम शासक बताए गए हैं। इसीलिए इस वंश को हम घटोत्कच वंश के नाम से जानते हैं। इस वंश को हम घटोत्कच वंश के नाम से जानते हैं। पहला सूपिया जो है वो रीवा में है, रीवा मध्य प्रदेश, ठीक है। सूपिया कहाँ पे? सूपिया रीवा मध्य प्रदेश में है। समझिएगा कि समुद्रगुप्त से एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है, वो भी समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आगे पूछा है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन यूजीसी में आया था कि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कौन सा कथन गलत है। उसमें आया है कि समुद्रगुप्त को पृथ्व्याम कथरथ कहा गया है। दूसरा कहा गया है कि समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियानों की चर्चा हो रही है। अगला कि समुद्रगुप्त ने, ठीक है, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। और चौथा इसमें मिला कि समुद्रगुप्त को प्रसिद्ध वीणा वादक कहा गया है। और पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। तो याद रखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख नहीं है। तो कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझिएगा कि जो प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र लेख है, प्रभावती गुप्ता का जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ठीक है, प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र लेख और उसके बाद स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख, तो भीतरी अभिलेख से, ठीक है, इस अभिलेख से, इन दोनों अभिलेखों से हमको समुद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है, समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का हमको उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा, तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा महत्व समझिएगा कि समुद्रगुप्त ने जो अश्वमेध यज्ञ किया उसका उल्लेख हमको कहाँ मिला है? उसका उल्लेख हमको केवल मिला है समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किए गए अश्वमेध पराक्रम प्रकार के सिक्कों से। अश्वमेध पराक्रम प्रकार का जो सिक्का है, इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। और या तो पता चल रहा है भीतरी अभिलेख से, और अथवा पता चल रहा है पूना ताम्रपत्र लेख से। यही से हमको पता चला है और कोई जानकारी हमको नहीं मिलती है। तो ये तो महत्वपूर्ण हो गए। आगे आते हैं। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपका, इनमें आ जाइए कौन कौन से हैं। अगले जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह आपका है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जिसे फ्लिक महोदय ने पोस्थुमस माना है। पोस्थुमस का मतलब होता है मरणोपरांत। जिसे फ्लिक महोदय ने पोस्थुमस माना है, तो पोस्थुमस का मतलब होता है मरणोपरांत। इसमें कहा गया है कि यह शायद मरणोपरांत जारी किया गया अभिलेख रहा हो, ओवरऑल जैसा भी रहा हो। चलिए, यह जो अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति गुप्तों के ऐतिहासिक पुनर्रचना में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। इससे गुप्तकालीन इतिहास की पुनर्रचना में, उसके इंटरप्रिटेशन में, उसको जानने समझने में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यह इस अभिलेख को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वह मुख्यतः जोसेफ टिफिन थेलर और एडवर्ड स्मिथ को है। विंसेंट स्मिथ नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? एक तो है आपका जोसेफ टिफिन थेलर और एडवर्ड स्मिथ। इन लोगों ने इसको मुख्यतः प्रकाश में लाया है। यह अभिलेख आपका चंपू भाषा में लिखा गया है। चंपू भाषा संस्कृत के चंपू भाषा में लिखा गया है। तो चंपू भाषा का चंपू शैली होती है। चंपू शैली का तात्पर्य होता है कि जब गद्य और पद्य दोनों को मिश्रित कर दिया जाए, प्रोज एंड पोट्री, जब दोनों के माध्यम से लिखा जाता है तो उसे कहते हैं चंपू शैली। चंपू शैली में आपका अर्थशास्त्र भी लिखा गया है और चंपू शैली में आपका यजुर्वेद भी लिखा गया है, ठीक है। ये चंपू शैली में लिखे गए हैं। तो गद्य पद्य मिश्रण शैली को हम कहते हैं चंपू शैली। प्रयाग प्रशस्ति जो है यह जिसे कभी कभी कहा था कि यह मूल रूप से कौशाम्बी में गढ़वाया गया था और बाद में वह इलाहाबाद में आ गया
और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये प्रयाग प्रशस्त जो है मूल रूप से इलाहाबाद के किला में ही है। इलाहाबाद का किला जिसे आगे चल के अकबर ने 1581-82 बनवाया, और इलाहाबाद का जो किला है यह बैज शैली में बना है। किस शैली में है? बैज शैली। बैज शैली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे आप ट्राफी उठाते हैं तो ट्राफी देखेंगे, ट्राफी नीचे से क्या होता है? नैरो होता है, संकुचित होता है, और ऊपर से वो फैला होता है। तो आप अगर इलाहाबाद के किला को देखेंगे तो इलाहाबाद का किला जो गंगा जो यमुना का क्षेत्र है वहाँ पे थोड़ा सा वह राउंड शेप में हो जा रहा है, और आगे चल के ऐसे ऐसे विस्तारित होता जा रहा है। ठीक है, शायद इसको बनाने का मुख्य प्रावधान यह था कि जो जमुना की लहरें चले तो वहाँ से इसको नुकसान कम से कम पहुँचा सके। तो वहाँ पे जो सरफेस है वह गोलाकार है, राउंड शेप में है। ठीक है, तो स्पाइरल है थोड़ा सा, इसीलिए इसे कहते हैं बैज शैली। यहाँ पे नैरो है पकड़ने के लिए, और इसे ट्रैफिक तरफ उठाए, इसको कहते हैं बैज शैली। ठीक है, और इसी कहा जाता है कि मौर्य काल की मुगल काल में जो पहली संगमरमर की इमारत बनाई गई थी, ठीक है, जिसे ज़्यादातर लोग कहते हैं एतमादुल्ला का मकबरा है, लेकिन ये कथन सही नहीं है। वास्तव में मुगल काल का जो पहला संगमरमर का भवन था वह इसी में इलाहाबाद किला में पहली बार बनवाया गया था, जहाँ पे मुख्यतः सलीम जो थे जहांगीर बैठते थे, जहांगीर आते थे, रहते थे, और यहाँ अपने दोस्तों के साथ अपना घूमते टहलते थे, मौज करते थे। बाद में क्या हुआ, 1857 की क्रांति के समय जब अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया था पहले से ही, तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे आर्टिलरी, यहाँ पे अंग्रेजों ने अपना औजार, गोला बारूद आदि रखने में पूरा का पूरे जो भवन था उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, तो वह वहाँ से समाप्त हो गया। ओवरऑल आइए, तो यहाँ पे जो आपको स्तंभ मिलता है, स्तंभ का मतलब होता है जब पत्थर को तराश के, काट पीट के, छांट के उसे बाहर निकाल लिया जाए और उस पर कुछ लिखवा के कहीं पे गाड़ दिया जाए, उसे कहते हैं स्तंभ या पिलर। जो पिलर एडिक्ट है, यह एडिक्ट लगभग अशोक के सभी पिलर एडिक्ट जो हैं वह 35 से 50 फीट ऊंचे हैं, और इनका वजन जो है वह लगभग 50 टन होता है। ये सभी आपके मिर्ज़ापुर के, ठीक है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र के जो आपका लाल बलुआ पत्थर है उससे बनाए गए हैं। तो वहाँ के जो आपका एक प्रकार से रेड सैंड स्टोन जो होते हैं उनसे निर्मित किया गया है। और यह एकात्मक है। एकात्मक मतलब होता है मोनोलिथिक, मतलब एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है, उसमें पत्थरों को आपस में जोड़ा नहीं गया है। तो 50-50 मतलब फीट के समझिए पत्थर, ऐसे चट्टानों को काट तराश के और उसे 50 फीट एक ही ला जाके रख दिए, जिसे हमने पाषाण काल में चर्चा किया था, क्लेक्टोनिक सिस्टम या कोर सिस्टम। ठीक है, कोर सिस्टम के तहत बनाए गए एक प्रकार से स्मारक। अगला समझिएगा, प्रयाग प्रशस्त जो है, अगर मान लिया कि मूल रूप से यहाँ पे है प्रयाग, जो इस समय प्रयाग आपका इलाहाबाद में है, प्रयाग में स्थित है। इसके अतिरिक्त जो हमको अन्य मिलता है वह मिलता है गया में, गया ताम्रपत्र लेक, नालंदा ताम्रपत्र लेक और एरन लेक। ये सभी लेक किससे संबंधित है? ये सभी लेक संबंधित है आपके समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्त जो है यह कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्त को समुद्रगुप्त के समय में उनके मुख्य अधिकारी जो थे, जिनका नाम था हरसेन ने इसे लिखवाया था। और हरसेन उस समय 3 महत्वपूर्ण पदों पे थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्रगुप्त के समय हरसेन कितने पदों पे थे? तो 3 पदों पे थे। कौन कौन से पद थे? वे थे, एक तो आपका था महासंध विग्रहिक एक, दूसरा आपका इनका जो पद था वह इनका पद था खाद्य पाकिक। ठीक है, खाद्य पाकिक। ठीक है, और इसी के साथ कहीं कहीं लिखा जाता है कि कुमारा मात्य। ठीक है, लेकिन ये जान ले कुमारा मात्य इनका पद नहीं था, क्योंकि कुमारा मात्य जो होते हैं यह अधिकारियों के वर्ग होते हैं, यह उच्च अधिकारियों का वर्ग होता है। ठीक है, जैसे कि मौर्य काल में अमात्यों का होता है। इनका जो 3 पद था वह था खाद्य पाकिक, ठीक है, मतलब रसोइया घर का हेड। दूसरा इनका था संधि विग्रहिक, मतलब होता है जो संधि समझौता करने वाले व्यक्ति हो गए। ठीक है, और तीसरा था दंडनायक, प्रमुख अधिकारी। तो 3 महत्वपूर्ण पद पे थे, और कुमारा मात्य जो है अधिकारियों का वर्ग है, उसमें से ही लोग निकल के बड़े पदों पर जाते हैं। जैसे कि मौर्य प्रशासन में अमात्य होता है, यह उच्च अधिकारियों का वर्ग होता है। ठीक है, अगला आगे समझिए, जबकि उन्होंने कंटेंट दिया है, लेकिन पत्थर पे इसे खोद के लिखने का कार्य किसने किया है? तिलभट्टक ने। तो प्रयाग प्रशस्त को पत्थर पे खोद के किसने लिखा है? तिलभट्टक ने। याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्त को पत्थर पे खोद के लिखने का श्रेय दिया जाता है तिलभट्टक को।
देखिए प्रयाग प्रशस्त का लेखक पूछेगा तो याद रखिएगा क्या लिखना है आपको, हर्षेड। तो प्रयाग प्रशस्त पे लिखा है हर्षेड ने, लेकिन पत्थर पे खोदने का कार्य किसने किया है, तिलभट्टक ने। तो दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति में सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के इतिहास के साथ ही साथ गुप्तकालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में से समुद्रगुप्त के जीवन, व्यक्तिगत जीवनी यह प्रशस्ति है, तो मतलब निश्चित तौर से यह अपने आश्रयदाता के व्यक्तित्व को महिमा मंडित करता है, अपने आश्रयदाता को बढ़ा चढ़ा के भी पेश करता है। दूसरी बात है, यह अपने आश्रयदाता को पूरी तरह से एक्सटोल करता है, पूरी तरह से प्रेस करता है। और अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं कि इससे अनेक अन्य ऐतिहासिक जानकारियां भी मिलती है। जैसे समझिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतीय इतिहास का यह पहला अभिलेख है जिसमें ओम और गंगा शब्द का उल्लेख मिलता है। भारतीय इतिहास का यह पहला अभिलेख है जिसमें ओम और गंगा शब्द का उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, ओम और गंगा शब्द। ये दोनों शब्द हमको प्रयाग प्रशस्ति में मिलते हैं, और ये दोनों शब्द हमको साहित्य में पहली बार कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ओम शब्द भी पहली बार आया है और गंगा शब्द भी आया है। गंगा का एक बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, और जमुना का उल्लेख हुआ है 3 बार। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ओम का उल्लेख पहली बार हमको प्रयाग प्रशस्ति में ही मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कई उपाधियां दिया गया। उसे धरणबंध कहा गया, पृथ्वी को बांधने वाला। उसे पृथ्व्याम प्रतिरथ कहा गया, पृथ्वी पे जिसका कोई प्रतिद्वंदी न हो, पृथ्व्याम प्रतिरथ। उसे महान वीणा वादक बताया गया है, और वीणा के क्षेत्र में उसे इंद्र के गुरु तुम्बरु को पराजित करने वाला। ठीक है उसे तुम्बरु को पराजित करने वाला बताया गया है। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें समुद्रगुप्त को समर विजयी 100 राजाओं को पराजित करने वाला कहा गया है, जबकि एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त को सभी राजाओं को हराने वाला कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। और साथ ही साथ इस अभिलेख में, ठीक है, इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के जो विजयों की बात की गई है, चर्चा की गई है, उसमें उत्तरापथ प्रथम अभियान जो 13वीं और 14वीं पंक्ति मिलती है, उत्तरापथ द्वितीय अभियान जो 21वीं पंक्ति में मिलती है, दक्षिणापथ अभियान जो 19वीं और 20वीं पंक्ति में मिलती है। इसके बाद आपका जो आपका आठविक का अभियान आपके 21वीं पंक्ति में मिलती है। आठविक राज्य कहाँ पे हैं, यह गोरखपुर से लेकर जबलपुर तक के बीच में विकसित थे। महाराज हस्तिनेक हैं, उनका एक अभिलेख है, उसमें आठविक राज्यों की संख्या बताई गई है 18। ठीक है, 18 आठविक राज्यों की संख्या बताई गई है। और इसके बाद आपके यहीं पर लगभग 23वीं 24वीं पंक्ति में सीमावर्ती राज्यों की और प्रत्यंत राज्यों की चर्चा हो रही है। और जबकि आगे चल के अन्य जगह पे आपको विदेशी राज्यों की भी चर्चा यहीं पे की गई है। तो मतलब है कुल मिला के इससे हमको, ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो रही। विदेशी राज्यों की चर्चा 19वीं पंक्ति में है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की कई नीतियां हैं जो कई बार आपको पूछा जाता है। जैसे समुद्रगुप्त की उत्तरापथ के साथ उत्तरापथ विजय के संदर्भ में जो नीति स्थापित की गई उसे कहते हैं राज प्रस्फोद्धारण नीति। दक्षिणापथ के लिए जो नीति स्थापित की गई उसे कहते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। और इसी नीति को अभिलेख की 23वीं पंक्ति में कहा गया है उत्सन्न भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापन। उत्सन्न भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापन, इसका उल्लेख कहाँ मिल रहा है, समुद्रगुप्त के 23वीं पंक्ति में। तो अब समझिएगा क्यों भ्रष्ट उत्सन्न राज्य प्रतिष्ठापन का मतलब होता है कि भ्रष्ट हुए राज्यों को फिर से स्थापित करना। और जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के समय में वहां भी यह शब्द उल्लेख मिलता है भ्रष्ट राज्य। ठीक है, भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापन मतलब है नष्ट राज्यों को फिर से प्रतिस्थापित करने की बात वहां पर भी की गई, जो दोनों उपाधियां मिलती है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा, प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है, इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति में आठविक राज्यों के लिए ये जो सीमा नीति का अलग उल्लेख मिलता है। इसी तरह आठविक राज्यों को जो उन्होंने मुख्यतः क्या किया था, उसको परिचारकीकृत मतलब होता है नौकर चाकर बना के छोड़ दिया। प्रत्यंत राज्यों के संदर्भ में सर्वधनाज्ञाकरण की नीति स्थापित किया। और विदेशी राज्यों के लिए उसने जो नीति स्थापित किया वो क्या था, वह आपका था आत्मनिवेदन कन्योपायन दान आदि।
समुद्रगुप्त को इस अभिलेख में एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका जो आपका है तत्पादानुध्यात। तत्पादानुध्यात इसका क्या मतलब होता है? इस शब्द का मतलब होता है अपने पिता का वैध उत्तराधिकारी। तत्पादानुध्यात का मतलब होता है अपने पिता का वैध उत्तराधिकारी। इस बात से जो कुछ शासक, कुछ लोग चंद्रगुप्त प्रथम के बाद एक काच नामक राजा की संभावना व्यक्त करते हैं, क्योंकि काचधारी कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इससे जो तत्पादानुध्यात है, इससे यह ज़्यादातर इतिहासकार मानने लगे हैं अब कि यह शब्द जो है वह समुद्रगुप्त के लिए यूज किया गया है, इसीलिए उसे अपने पिता का वैध उत्तराधिकारी लिख दिया गया है। और तत्पादानुध्यात भारतीय इतिहास में एक अन्य शासक को कहा गया है, वे हैं आपके चंदेलों में एक शासक थे परमर्ददेव। चंदेलों में एक शासक थे परमर्ददेव, और परमर्ददेव जो हैं इन्हीं के दो महत्वपूर्ण योद्धा थे, सेनापति थे, जिनका नाम था आल्हा और उदल, ठीक है। आल्हा और उदल जो थे, जब परमर्ददेव और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हो रहा था, उसी युद्ध के दौरान आल्हा और उदल मारे गए थे। ये दोनों वीर पुरुष थे, वीर सेनानायक थे, इसीलिए दोनों के प्रशंसा में, दोनों की उपलब्धियों और दोनों के शहीदी में आपका जो आल्हा खंड गाया जाता है, वह आज भी जो एक फाक कल्चर के रूप में, एक फाक आर्ट के रूप में, लोक शैली के रूप में, लोकगीत के रूप में आज भी भारतीय जनमानस में प्रचलित है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि समुद्रगुप्त का जो यह अभिलेख है, ठीक है, इस अभिलेख में हमको जो अन्य महत्वपूर्ण बातें मिलती है वो यह है कि इसमें कई अन्य शासकों के बारे में भी जानकारी मिल गया है। यह अभिलेख जो है न केवल समुद्रगुप्त का इतिहास बताता है, बल्कि अन्य शासकों के बारे में जानकारी देता है। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति में किन किन ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति से किन के बारे में जानकारी मिलती है, समझिएगा। सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति में जो हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, किनके बारे में मिल रही है, समझिएगा। पहला तो प्रयाग प्रशस्ति में जो लेख मिला है, ठीक है, यह लेख मिला है पहले नंबर पे। अगर क्रम से देखें तो क्रमिक रूप से आप जानते हैं आता है, तो कभी क्रम भी आ सकता है, कभी आता है किनका है। तो पहले नंबर किसमें है आपका अशोक के लेख, इसमें पहले नंबर पे अशोक का अभिलेख है, ठीक है। तो अशोक के जो संघभेद वाला है, जिसमें अशोक ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में विभेद डालने का प्रयास करेगा तो उसे श्वेत वस्त्र पहना के दंडित किया जाएगा। इसका मतलब है दंड देने वाले को श्वेत वस्त्र पहनाया जाता था, इससे जानकारी मिल रही है। और अशोक ने बौद्ध धर्म के संरक्षण की बात किया, ये भी जानकारी मिल रही है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, तो एक तो अशोक का अभिलेख इसमें हो गया। दूसरा है अशोक की रानी, एक है रानी जिनका नाम है रानी करुआकी। अशोक की रानी करुआकी के दान का उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है, ठीक है। इसी अभिलेख में अशोक की रानी करुआकी के दान का उल्लेख है, इसीलिए इस अभिलेख को रानी लेख या दान लेख भी कहते हैं। इस अभिलेख में रानी लेख या इसे दान लेख भी कहते हैं। और साथ ही साथ इस अभिलेख में करुआकी का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि रानी करुआकी जो तीवर की माता हैं। तो तीवर की माता, तो इसका मतलब है कि यह भारतीय इतिहास का एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक के किसी पुत्र का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के एकमात्र पुत्र का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है तीवर। तो तीवर का उल्लेख कहाँ मिल रहा है, वह मिल रहा है हमको प्रयाग प्रशस्ति में। तो याद रखिएगा कि तीवर का उल्लेख मिल रहा है प्रयाग प्रशस्ति में, जबकि अशोक और महेंद्र का उल्लेख जो मिल रहा है हमको कहाँ मिल रहा है, गोबी मरुस्थल में। गोबी मरुस्थल में एक पहाड़ी है, एक गुफा है जिसका नाम है तुनहुआन। गोबी मरुस्थल में एक गुफा है जिसका नाम है तुनहुआन। तुनहुआन की गुफा में एक चित्र बना है जिसमें अशोक अपने पुत्र महेंद्र को बोध वृक्ष देते हुए प्रदर्शित किए गए हैं। इससे लगता है कि वह श्रीलंका और अन्य क्षेत्रों में समझिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के प्रति उनकी एक प्रकार से समर्पण दिख रहा है। और श्रीलंका भेजने के जो आख्यान हमको उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के संदर्भ में मिलता है, वह भी हमको जानकारी वहाँ पे प्राप्त हो रही है। लेकिन अभिलेखों में किसी पुत्र का नाम जो आया है वो केवल तीवर का था, अन्य किसी का नहीं। तीसरा अभिलेख किसका है क्रम से, तीसरा अभिलेख है समुद्रगुप्त का। अच्छा, अगर न समझे आप देखिए, समझिए यह अभिलेख कितना है, 50 फीट ऊंचा है। तो 50 फीट ऊंचा है, तो 50 फीट में
एक दो 4-6 फीट में समुद्रगुप्त की बातें कर दी गई है। इतना जगह बचा है, इतना बचा है। यहीं पे सबसे नीचे देखेंगे तो अशोक की बातें लिख दी गई हैं। तो अशोक आ गए, तो अशोक का लेख हो गया। यही समुद्रगुप्त का भी लेख हो गया। समुद्रगुप्त की ज़्यादा बातें हैं, इसलिए प्रयाग प्रशस्त समुद्रगुप्त के नाम से फेमस हो गया। यहीं पे आगे चल के कटुआती के दान का उल्लेख यहीं बगल में कर दिया, तो रानी का लेख भी इसको कर दिया गया। मतलब एक ही पत्थर पे कई लोगों का लिखा है, ठीक है। तो लेख माने लिखावट, जो लिख दिया गया उनके नाम पे, उन्हीं का लेख हो गया। अगला तो समुद्रगुप्त का। अब समुद्रगुप्त का तो पूरा इतिहास से मिलता है। चौथा है समुद्रगुप्त के पश्चात जो अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, वह किसके बारे में जानकारी मिलता है? वह मिलता है अकबर के समय में। अकबर से पहले ही थोड़ा आ जाइए, अकबर से पहले 12वीं और 13वीं शताब्दी में कुछ जो यात्री हैं, कुछ यात्रियों का उल्लेख मिलता है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कुछ यात्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने नागरी लिपि में कुछ इसमें लिखा है। इसमें लिखा है नागरी लिपि में। तो इससे हमको यहाँ जानकारी मिला है। इसके बाद 5वें नंबर किसका मिला है? 5वें नंबर पे यहाँ से हमको मुख्य जानकारी किसकी मिल रही है? वह है अकबर के समय में बीरबल। तो यहाँ पे बीरबल की कुछ उक्तियाँ लिखी गई हैं। बीरबल के कुछ उक्तियाँ मिलती है, लेकिन अकबर का नहीं मिलता है, याद रखिएगा। तो प्रयाग प्रशस्त में अकबर का इतिहास नहीं है, न अकबर बारे कुछ है। बीरबल की कुछ बातें इसमें लिखी गई हैं, ये याद रखिएगा। और इसके पश्चात जब जहांगीर राजा हुए, ठीक है, जब जहांगीर राजा हुए तो जहांगीर ने अपना 12 अध्यादेश जारी किया था, क्योंकि जहांगीर ज़्यादा समय तक इलाहाबाद में व्यतीत किए थे, तो जहांगीर का बहुत लगाव यहाँ था। तो जब अपने पिता से नाराज होते थे या कुछ उदंडई काम करके आते थे तो भाग आते थे, इलाहाबाद ही रहते थे। तो ऐसी कंडीशन देखिए, जहांगीर जब राजा बने तो उन्होंने 12 अध्यादेश जारी किया, जिसे कहता है आईने जहांगीरी। जो मुख्यतः किसने लिखा है? यह लिखा है आपका यह लिखा है मीर अब्दुल्लाह मुस्किन कलाम। मीर अब्दुल्लाह मुस्किन कलाम। तो जो मीर अब्दुल्लाह मुस्किन कलाम ने लिखा है, इसमें हमको वही जो 12 अध्यादेश हैं जहांगीर के राज्याभिषेक के समय के, उनका लिख दिया गया है। तो इसके बाद 6ठे नंबर कौन आ गया? 6ठे नंबर पर आ गया जहांगीर के लेख। तो जहांगीर के लेख आ गए। और इसके बाद 7वें नंबर कौन है? 7वें नंबर पे आते हैं कि जहांगीर के पश्चात, जब याद होगा आपको कि 1857 की जब क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति के पश्चात जब महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे हम क्या कहते हैं? इस घोषणा पत्र का नाम है 1858 का विक्टोरिया घोषणा पत्र। जो 1858 का घोषणा पत्र जारी किया गया, इसमें, ठीक है, इसमें बताया गया कि ब्रिटिश शासन जो है अब भारत में अधोपित किया गया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, गोद लेने का अधिकार भारतीयों को दे दिया गया, और ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया अब भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में ब्रिटिश सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो बहुत सारी बातें जो उन्होंने कहा और जो कंपनी का शासन समाप्त किया, इन सब के बारे में जानकारी कहाँ मिल रही है? इन सब की जानकारी आपको यहीं पे मिल रही है, ठीक है, यहीं पे मिल रही है। और तो समझिएगा, तो यह जो 1858 का अधिनियम है, इसे पढ़ा कहाँ गया है? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। इसे पढ़ा गया है इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, जिसे पढ़ा है लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने इसे इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा है। तो यहाँ पे वही 1858 के अधिनियम की कुछ बातें लिखवा दी गई है। तो 1858 के अधिनियम की कुछ बातें प्रयाग प्रशस्त में लिखवा दी गई हैं। तो इनसे भी हमको मुख्यतः क्या होती है? हमको यहाँ पे जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो इतने तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, याद रखिए कौन कौन संबंधित है। ये महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त हो रही है। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त की एक उपाधि है परम भागवत। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि गुप्तों में प्रथम शासक कौन है। हायर एजुकेशन में पिछली बार पूछा गया था कि गुप्तों का प्रथम शासक जिसने परम भागवत को उपाधि धारण किया। तो अभी तक माना जाता था कि चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, लेकिन अब एक साक्ष्य मिला है हमको गया और नालंदा लेख से। गया और नालंदा अभिलेखों में समुद्रगुप्त की उपाधि दी गई है परम भागवत। गया और नालंदा अभिलेख में समुद्रगुप्त की उपाधि दी गई है परम भागवत। और गुप्त काल में कुल 5 शासक हैं जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण किया है। गुप्त काल में कुल 5 शासक हैं जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण किया है। इनमें कौन कौन आते हैं? इनमें सबसे पहले
पहले पे आते हैं समुद्रगुप्त, और दूसरे पे आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरे पे आते हैं आपके स्कंदगुप्त, चौथे पे कुमारगुप्त, और पांचवें नंबर पे आते हैं नरसिंहगुप्त बालादित्य। फिर समझिएगा, पहले गुप्त शासक हैं परम भागवत वाले समुद्रगुप्त, दूसरे आपके हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरे हैं आपके कुमारगुप्त, चौथे हैं स्कंदगुप्त, और पांचवें हैं नरसिंहगुप्त बालादित्य। तो 5 लोगों ने परम भागवत की उपाधि धारण किया है गुप्त काल में। और यही नालंदा, जो गया नालंदा लेख है, इसी अभिलेख में पहली बार अग्रहार भूमि का उल्लेख मिला है। अग्रहार भूमि का उल्लेख मिला, क्या होती है? अग्रहार भूमि का मूल तात्पर्य होता है कि ऐसी भूमि जो एकमात्र ब्राह्मणों को दान दी जाती है वह कहलाती है अग्रहार भूमि, जबकि ब्रह्मदेव जो भूमि होती है वह ब्राह्मणों के साथ साथ अन्य संस्थाओं को, अन्य धार्मिक व्यक्तियों को, मंदिरों को, अन्य धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता है। तो ब्रह्मदेव सबको दिया जाता है, लेकिन अग्रहार केवल और केवल ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती है। अग्रहार भूमि से यह प्रतिबद्धता जुड़ी होती है कि कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को यह प्रदत्त या भूखंड प्रदान किया जा रहा है उससे अपेक्षा किया जाता है कि वह निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। उससे अपेक्षा किया जाता है कि वह निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। तो यह अग्रहार भूमि से जुड़ी हुई एक प्रकार से पद्धति है। इसके पश्चात समझिएगा, तो ये तो आपका मुख्यतः आपका प्रयाग प्रशस्ति हुआ। प्रयाग प्रशस्ति के पश्चात आते हैं, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, भारत का वो समुद्रगुप्त को मैंने कहा था, समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था, भारत का नेपोलियन कहा, जबकि दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहता है, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहता है। जबकि भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन कहता है विवेकानंद को, और ईरान का नेपोलियन कहा जाता है आपका नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन कहते हैं नादिर शाह को। और जैकब जुमा ने महाराजा रणजीत सिंह को छोटा नेपोलियन कहा है। जैकब जुमा ने महाराजा रणजीत सिंह को छोटा नेपोलियन कहा है। ठीक है, तो ये सब भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी है। इतिहासकार रायचौधरी ने समुद्रगुप्त की तुलना सर्वछत्रांतक महापद्मनंद से किया है। सर्वछत्रांतक महापद्मनंद के साथ किया है। अगले आते हैं, जो अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वे गुप्त काल में वे हैं आपके रामगुप्त। शुरुआत में माना जाता है कि समुद्रगुप्त के पश्चात ठीक है चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बने थे, लेकिन बाद में रामगुप्त के ऐतिहासिकता की पता चली। रामगुप्त के ऐतिहासिकता के बारे में सबसे पहली बार जो जानकारी दी गई है वह जानकारी दिया है विदेशी इतिहासकारों में सिल्वा लेवी ने। सिल्वा लेवी ने 1920 में पहली बार रामगुप्त के बारे में जानकारी दिया, और भारतीय इतिहासकारों में राखाल दास बनर्जी ने पहली बार बीएचयू में मानेंद्रनाथ नंदी व्याख्यान माला जब चल रहा था तो 1924 के इसी व्याख्यान माला में उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी दिया। और इसका मूल आधार क्या है? देवी चंद्रगुप्तम नाटक। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के आधार पर समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त के नामक शासक की परिकल्पना की गई, जिसमें कहा गया है कि रामगुप्त नामक एक अयोग्य शासक बना, जिसके समय में सकपति ने आक्रमण कर दिया, लेकिन यह व्यक्ति भयभीत हो गया और पराजित होकर इसने एक असम्मानित लज्जाजनक एक संधि किया, जिसमें अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी या ध्रुव देवी को इसने सकपत को देने के लिए स्वीकार कर लिया। और किंतु इसके छोटे भाई ने रात्रि काल में स्त्री वेश में जाकर शत्रु की छावनी पहुंचता है। उसने सकराज की हत्या कर दिया। सकराज की हत्या करने के पश्चात उसने अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके उसकी पत्नी से विवाह कर लिया, और उसके बाद उसने राज्य पे भी अधिकार कर लिया। तो यह बात कहाँ मिलेगी? यह बात हमको मिलेगी है, यह बात है तो देवी चंद्रगुप्तम का, लेकिन देवी चंद्रगुप्तम जो विशाख दत्त ने लिखा है वो मूल रूप से प्राप्त नहीं हुआ। उसके कथानक कहाँ मिल रहे हैं? उसके कथानक हमको मिल रहे हैं रामचंद्र और गुरचंद्र ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है नाट्य दर्पण। तो नाट्य दर्पण में हमको यह कथानक मिल रहा है। आगे चल के राजावली मिल रहा है, आगे चल के मजबूर बहरी में मिल रहा है, आगे चल के राजा भोज के श्रृंगार प्रकाश में मिल रहा है।
तो बहुत सारे ग्रंथ और फिर हर्षैल भी ग्रंथ मिला है, तो अनेक ग्रंथों में इसकी पुष्टि हो रही है। तो यह माना गया कि जब समुद्रगुप्त की बातें रामगुप्त की बातें हमको साहित्य में तो बाद मिली, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में रामगुप्त के संदर्भ में हमको जानकारी मिला जब मध्य प्रदेश में विदिशा में दुर्जनपुर से हमको अभिलेख मिला। और यह जो अभिलेख है यह जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं इनकी चरण चौकी पर बनाया गया है, लिखा गया है कुछ। इसमें से एक जो 3 लेख मिले, एक है अरहत चंद्रप्रभ का, दूसरा है आपका पुष्यदंत का, ये 8वें हैं, ये 9वें तीर्थंकर हैं, और इसके बाद एक है आचार्य चंद्रप्रभ का। तो ये है अरहत चंद्रप्रभ, ये है आचार्य चंद्रप्रभ। तीनों का जो मूर्ति बनी है, चरण चौकी है, उसी पे कहीं रा, कहीं म, कहीं गु, कहीं प, त ऐसे लिखा है। इसका मान लिया गया रामगुप्त। इसकी उपाधि दी गई है महाराजा धीराज, जो गुप्तों की उपाधि होती है। और इसका जो लेख है वह वैसा ही लेख है जैसे कि गुप्त काल में आपका सांची का लेख मिलता है, सारनाथ का लेख मिलता है, एरन का लेख मिलता है। जैसे इनकी भाषा पद्धति शैली है वैसे ही इस लेख की भी भाषा पद्धति और शैली मिलती है। इसीलिए यह माना जाता है कि यह जो शासक है यह रामगुप्त ही है, और यही जानकारी जो हमको साहित्य की स्रोतों में मिला है वही है। और यहीं से इसका हमको एरन और बिलसा में, ठीक है, तो आपका जो मध्य प्रदेश का आपका एरन है, बिलसा है, यहाँ से इसके हमको सिक्के भी प्राप्त हो गए। इसके सिक्के प्राप्त हो रहे हैं, इससे पता चल गया कि रामगुप्त नामक कोई शासक रहा होगा। और इसी बात के आगे पुष्टि कहाँ हो रही है, तो हमको दुर्जनपुर के लेख से रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में जानकारी मिल रही है। जबकि इसी बात की पुष्टि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष तृतीय के संजय लेख जो 871 का है, संजय लेख में हो रहा है। और राष्ट्रकूट शासक गोविंद चतुर्थ के काम्बे या खंभात लेख जो हमको मिला है गुजरात से, और सांगली लेख से हो रहा है। इन तीनों अभिलेखों में एक ही बात को रिपीट किया गया है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि कलयुग में एक राजा हुआ जिसने 1 लाख के स्थान पे 1 करोड़ शब्द अंकित कराया, और इसने अपने भाई की भार्या पे अधिकार कर लिया, और उसके राज्य पर भी अधिकार, अपने भाई की हत्या करके उसकी भार्या पर और उसके राज्य पे अधिकार कर लिया। इसकी उपाधि शासक थी। तो ऐसा लगता है कि यह कथानक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का इसके माध्यम से मजाक उड़ाया गया है या एक सटायर किया गया है उसके ऊपर, जो भी रहा हो। तो यह जानकारी हमको तीनों में मिला है। और यही बात हर्षैल में कहता है कि अरीपुर में, मतलब होता है अरीपुर, मतलब समझिएगा कि दुश्मन का गढ़। तो अरीपुर में ही दूसरे की भार्या के लिए उन्मुक्त सकराज की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कर दिया गया। तो इसी बात की पुष्टि हमको समझिए यहाँ पर सहसांक की जो उपाधि है वह विक्रमांक की उपाधि से मिलती जुलती है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी। इससे पता चलता है कि इन अभिलेखों से हमको एक तो राष्ट्रकूटों का इतिहास जानकारी मिलता है, दूसरी जानकारी मिलती है रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में। जो कुमारगुप्त का बिलसर अभिलेख है, कुमारगुप्त का बिलसर अभिलेख है, इस अभिलेख में ध्रुव स्वामिनी का उल्लेख मिलता है। और ध्रुव स्वामिनी को, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी को मुख्यतः, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी को गोविंदराज की माता बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यह भी जानकारी मिल रही है। अगला समझिएगा, सॉरी, इसमें उनकी गोविंद गुप्त की माता कहा गया है, कुमारगुप्त गोविंद गुप्त, समझा। तो इसमें क्या है कि जो बिलसर अभिलेख है इसमें गोविंद गुप्त की माता बताई गई है आपका ध्रुव स्वामिनी, जिनके बारे में जानकारी मिल रही है। अगले अभिलेखों में आ जाइए। गुप्त काल का अगला जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वह उदयगिरी अभिलेख है। यह उदयगिरी अभिलेख उदयपुर के गुफाओं से मिला है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का अभिलेख है, ठीक है, जिनसे हमको चंद्रगुप्त काल की जानकारी मिल रही है। मेहरौली अभिलेख जो है यह आपको दिल्ली से प्राप्त होता है, दिल्ली की मेहरौली से प्राप्त होता है। इसमें चंद्र नामक शासक की उपलब्धियों की चर्चा मिलती है, और चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। मेहरौली अभिलेख इसलिए बड़ा फेमस है कि मेहरौली अभिलेख आज तक गुप्त काल से लेकर आज तक खुले वातावरण में है, फिर भी इसमें आज तक कोई जंग नहीं लगा। तो आज तक जो महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक भी इस पद्धति को नहीं समझ पाए कि इसमें यह लौह अभिलेख है, लोहे का है, लेकिन लोहे में जंग नहीं लगा है, इस पर किस चीज़ का लेख किया गया है आज तक पता नहीं चल पाया।
अगला अभिलेख ही चंद्रगुप्त द्वितीय का है, जिसे कहते हैं मथुरा लेख। मथुरा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है यह प्रथम अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रयोग हुआ है। तो गुप्त संवत का पहली बार प्रयोग किस अभिलेख में हुआ है? मथुरा अभिलेख में। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में गुप्त संवत का पहली बार प्रयोग हमको मिलता है। और गुप्त काल का एक अभिलेख है कराईकुलय। कराईकुलय लेख जो है इसमें 1,00,000 श्लोकों वाले महाभारत का उल्लेख मिलता है। 1,00,000 श्लोक वाले महाभारत का उल्लेख पहली बार कहाँ मिला है? गुप्तों के कराईकुलय अभिलेख में, गुप्तकालीन अभिलेख है। इसके बाद जो अगला अभिलेख है वह आपका है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है यह कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है। इस अभिलेख से हमको हूणों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमको सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, दूसरी बार भी सुदर्शन झील चर्चा किए थे। और उसके बाद जो भीतरी अभिलेख है महत्वपूर्ण है। इस भीतरी अभिलेख से हमको एक तो पुष्यमित्रों के आक्रमण जानकारी मिल रही है, हूणों की जानकारी मिल रही है, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि भीतरी अभिलेख में जो स्कंदगुप्त का है इसमें समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने चीरकाल से छोड़े गए अश्वमेध यज्ञ को फिर से शुरू किया। तो यहाँ मिलता है भीतरी में, और मिलता है प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र लेख में हमको इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख से, ठीक है, स्कंदगुप्त का जो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है आपका कहोम अभिलेख। इस अभिलेख से, ठीक है, गोरखपुर में है कहोम। इस अभिलेख से में मध्य नामक व्यक्ति द्वारा, ठीक है, मध्य नामक व्यक्ति द्वारा 5 जैन तीर्थंकरों आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। आदिनाथ का मतलब होता है ऋषभदेव का भारत में सबसे विशालतम मंदिर जो है वह दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। तो यहाँ पे जो आदिनाथ का और ये 5 हैं, इन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से? कहोम अभिलेख से। ठीक है, आगे समझिएगा। जो आपका यहीं पे एक अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख है स्कंदगुप्त का है इंदौर अभिलेख। इंदौर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का नहीं, इंदौर है यहाँ बुलंदशहर का। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इंदौर जो जगह है, यहाँ से हमको तैलिक श्रेणी के बारे में जानकारी मिलती है। तेलियों की श्रेणी, तैलिक श्रेणी मतलब तेलियों की श्रेणी के बारे में हमको जानकारी मिल रहा है। और ये श्रेणियाँ कई बार पूछी गई हैं। तो इनमें हम आपको क्वेश्चन बता दें, पहले समझ लीजिए कि जो आगे चलिएगा। तो अभी आते हैं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। आगे चल के जो कुमारगुप्त हुए, कुमारगुप्त गुप्तों में ऐसे शासक हैं जिनके सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रकार के अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनके समय लगभग 18 अभिलेख इनके प्राप्त हो रहे हैं। और यह गुप्तों में ऐसे शासक हैं जिन्होंने सर्वाधिक प्रकार के सिक्के जारी किए हैं। तो सर्वाधिक प्रकार के सिक्के भी इनके मिलते हैं और सबसे ज़्यादा प्रकार के इनके अभिलेख भी मिलते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। कुमारगुप्त का एक तो इलाहाबाद से प्राप्त है गढ़वा लेख है, महत्वपूर्ण है। दूसरा इनका है करमदंडाभिलेख, जो शिवलिंग पर लिखा गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, जो करमदंडा लेख है यह कहाँ, यह अभिलेख जो है यह शिवलिंग पे लिखा गया अभिलेख है। और अगला जो इनका एक बहुत फेमस अभिलेख है तुमैन अभिलेख। तुमैन अभिलेख भी पूछा गया है। तुमैन अभिलेख में स्कंदगुप्त को कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य के समान बताया गया है। शरदकालीन सूर्य के समान बताया गया है तुमैन लेख में। और जो सांची लेख है, ठीक है, सांची लेख और मंदसौर अभिलेख है। तो सांची अभिलेख में हमको हाथी दांत की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। सांची लेख में हमको हाथी दांत की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। और मंदसौर जो अभिलेख है, इससे पिछली बार हायर एजुकेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। मंदसौर अभिलेख में समझिएगा, मंदसौर अभिलेख किसका है? यह कुमारगुप्त और उनके एक अधिकारी हैं बंधुवर्मा। तो कुमारगुप्त और बंधुवर्मा का अभिलेख है मंदसौर, जिसे लिखा है वत्सभट्टी ने। और मंदसौर अभिलेख एक और है, यहाँ देखिए मंदसौर अभिलेख जिसे लिखा है बासुल ने। तो यह मंदसौर अभिलेख जो है ये जो है आपके मालवा के यशोधर्मन का है। मालवा के शासक यशोधर्मन का है, जो औलिकर वंश के थे। इसे लिखा है बासुल ने। और दूसरा मंदसौर अभिलेख मिलता है जो वत्सभट्ट ने लिखा है। यह कुमारगुप्त प्रथम और बंधुवर्मा का अभिलेख है।
यह अभिलेख की सबसे बड़ी खासियत क्या है, यह भारतीय यह क्वेश्चन हायर एजुकेशन पिछली बार जो पूछा था क्वेश्चन इससे था कि भारतीय इतिहास का प्रथम कौन सा अभिलेख है जिसमें विज्ञापन का उल्लेख मिलता है, एडवर्टीजमेंट। तो ये विज्ञापन पद्धति इसमें क्या है, इसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का एक प्रकार से वाणिज्यीकरण करते हुए, ठीक है, व्यापारिक प्रतिष्ठानों का वाणिज्यीकरण करते हुए इसमें हमको जानकारी मिलती है। और दूसरा बात है कि मंदसौर अभिलेख में हमको तंतुवाय श्रेणी, रेशम बुनकर श्रेणी का उल्लेख मिलता है, रेशम के प्रकारों का उल्लेख मिलता है। तो इनका जो सेंस है कहने का इसमें, वह ऐसे लगता है कि इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय इतिहास में यह विज्ञापन पद्धति या एडवर्टीजमेंट का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है मंदसौर अभिलेख। 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो इसे पूछा जाता है तंतुवाय श्रेणी। तंतुवाय का मतलब होता है रेशम बुनकर, रेशम बुनकर। और इसमें उल्लेख मिलता है कि इस काल में जो तंतुवाय श्रेणी थी, मतलब रेशम बुनकर श्रेणी थी, ठीक है, और एक आता है पटवाय श्रेणी, ठीक है। जो तंतुवाय श्रेणी है, यह क्या किया, इसने गुजरात के लाट प्रदेश को यह छोड़कर यह 10पुर में आ जाती है, 10पुर में आके बस जाती है। तो जो गुजरात के लाट प्रदेश को छोड़ा, इससे पता चलता है कि संभवतः वहाँ पे व्यापार वाणिज्य के लिए अनुकूल दशा इसको नहीं मिली। तो एक प्रकार से व्यावसायिक वर्गों के माइग्रेशन के बारे में हमको यहाँ जानकारी मिली है। और वहाँ से समझिएगा, जब यह लाट प्रदेश को छोड़ के आता है तो क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पे आता है, तो आता है 10पुर में, कहीं कहीं को देता है दिसपुर, लेकिन दिसपुर ये असम का नहीं है, ये कहाँ पे है, यह आपका मध्य प्रदेश का 10पुर है, ठीक है। तो यह जो वापस लौट के आता है 10पुर या दिसपुर में, ये कहाँ से, मध्य प्रदेश में स्थित 10पुर है। और कहाँ से लौटता है, लाट प्रदेश गुजरात से, गुजरात को छोड़ के ये लोग पहुँच जाते हैं मध्य प्रदेश में। इसकी जानकारी हमको यहाँ पे मिल रही है। मथुरा लेख जिसमें सौराष्ट्र की है, जिसमें आटा पीसने वाली चक्की का, आटा पीसने वाली श्रेणी का उल्लेख मिलता है। और जो दंतपुर है उड़ीसा में, यह हाथी दांत के व्यापार का मुख्य केंद्र था, हाथी दांत के व्यापार का मुख्य केंद्र था आपका दंतपुर, जिससे हमको यहाँ पे मुख्यतः जानकारी प्राप्त हो रही है। अगला समझिएगा, गुप्त काल का अगले जो महत्वपूर्ण अभिलेख है, यह अभिलेख है आपका एरन अभिलेख। एरन अभिलेख एक तो समुद्रगुप्त का है, जिसमें समुद्रगुप्त को सभी राजाओं को हराने वाला कहा गया है। दूसरा एरन अभिलेख जो है यह भानुगुप्त का है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। भारतीय इतिहास में सती प्रथा का पहली बार अभिलेखों में वर्णन मिलता है, तो वह एरन अभिलेख मिलता है। यह 510 ईस्वी का है, यह 510 ईस्वी का है। ये जो भानुगुप्त का है, भानुगुप्त के एक अधिकारी थे जिनका नाम था गोपराज। गोपराज की जब मृत्यु हो गई, तो गोपराज की मृत्यु के पश्चात जो उनकी पत्नी थी वह सती हो जाती है, सती हो गई। तो सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेखित उदाहरण इसी एरन अभिलेख में मिलता है। जबकि अगर साहित्यिक स्रोतों में हम जाएं तो सती प्रथा का उल्लेख हमको कालिदास, और इससे पहले हमको अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख हमको अर्थशास्त्र में मिलता है। और कालिदास ने सती को पतिव्रत मगा कहा है, कालिदास ने सती को पतिव्रत मगा कहा है। सती प्रथा पे हमारा वीडियो ही पूरा अलग से है, तो आप उसको देख सकते हैं। अनुआरोहण, सहमरण, सहगमन, अनुमरण की पद्धति क्या है, सती प्रथा का पूरा आंदोलन कैसे हुआ, पूरा उसकी जानकारी आपको मिलेगा। अगला समझिएगा, एरन अभिलेख में भारतीय इतिहास में पहली बार सप्ताह के 7 दिनों का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, भारतीय इतिहास में पहली बार सप्ताह के 7 दिनों का उल्लेख जो मिला है वह एरन अभिलेख मिलता है। इससे पहले सप्ताह के 7 दिनों का उल्लेख नहीं मिला है, ठीक है, 7 दिनों का। और याद रखिएगा कि विश्व में, भारत में जो रविवार की छुट्टी है वह पहली बार आपका हुआ था 1890 में। तो रविवार की छुट्टी 1890 से शुरू की गई थी, 1890 में, जिसमें एक मजदूर नेता थे नारायण कुछ इनका नाम है, तो उन्होंने इसकी मांग किया था। इन्हीं के मांग के स्थान पे के आधार पे भारत में संडे की छुट्टी 1890 से शुरू की गई है। अगला आप समझिएगा, तो सप्ताह के 7 दिन का उल्लेख कहाँ मिला है आपको, एरन अभिलेख में। अब अगला आ जाइएगा, यहीं पे एक शासक हैं गुप्तों के, उनका नाम है वन्यगुप्त। वन्यगुप्त जो हैं,
इनका एक अभिलेख मिला है बुढ़ाईधर, इनका एक अभिलेख मिला है जूनागढ़, एक मिला है बुढ़ाईधर, और इनका एक अभिलेख मिला है कोमिल्ला से भी, कोमिल्ला लेख मिला है, ठीक है, कोमिल्ला और बुढ़ाईधर लेख। जो कोमिल्ला लेख है पूछ सकता है, इस लेख में इनको नहरों के निर्माण का श्रेय दिया गया है, इनको नहरों के निर्माण का श्रेय दिया गया है। तो भारतीय इतिहास में समझिएगा कि जो नहरों के विषय में जानकारी मिलती है, समझिए, तो नहरों के बारे में तो प्राचीन काल से जानकारी मिला है। भारतीय इतिहास में नहरों के जन्मदाता जो हैं मध्यकालीन पर अगर दृष्टि से देखें तो माने जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक को, जबकि सर्वाधिक नहर जो बनवाए गए हैं वो बनवाया है फिरोज तुगलक ने। लेकिन प्राचीन काल में जो नहरों के संदर्भ में जानकारी मिला है वह एक तो मिला है हमको कोमिल्ला लेख से, नहरों के निर्माण चर्चा हो रही जो वैन्यगुप्त का है, और वैन्यगुप्त का अगला अभिलेख है बुढ़ाईधर लेख, जिसमें भारतीय इतिहास में महासामंत शब्द पहली बार आया है। कौन शब्द? महासामंत, याद रखिएगा। जबकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बुढ़ाईधर लेख में महासामंत शब्द आया है, जबकि भारतीय इतिहास में पहली बार जो सामंत शब्द आता है, पहली बार सामंत शब्द आया है वह आता है बराबर पहाड़ी लेख में, वह आता है बराबर पहाड़ी अभिलेख में। यह अभिलेख है आपका मौखरी शासक का है और जो है अनंत वर्मा का। इसमें अनंत वर्मा के पिता को महाराज सामंत चूड़ामणि कहा गया है। इसमें उनके पिता को महाराज सामंत चूड़ामणि कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर पूछेगा भारतीय इतिहास में सामंत शब्द पहली बार कहाँ आता है, तो आंसर हो जाएगा आपका अवंत वर्मा के बराबर पहाड़ी लेख में। बराबर पहाड़ी कहाँ पे है? बिहार में है, जहाँ पे अशोक के अभिलेख जिसे खलतिक पर्वत कहा गया है, और जहाँ पे अशोक के समय में और यहाँ पे कई गुफाओं का आजीविकों के लिए निर्माण कराया गया। तो अगला समझिएगा, जबकि तो अगर महासामंत पूछेगा तो हो जाएगा आपका बुढ़ाईधर लेख। बुढ़ाईधर लेख में महासामंत है और सामंत है बराबर पहाड़ी लेख में। और साहित्यिक स्रोतों में अगर पूछेगा सामंत शब्द पहली बार कहाँ आता है, तब आपका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहली बार सामंत शब्द आया है, ठीक है, जिसमें सामंत का मूल तात्पर्य है स्वतंत्र पड़ोसी के रूप में सामंत शब्द आया है। तो सामंत शब्द पहली बार आया है अर्थशास्त्र में। सामंत शब्द पहली बार अभिलेखों में आया है बराबर पहाड़ी लेख में, अवंत वर्मा के मौखरी शासक। और महासामंत शब्द पहली बार आया है गुप्त शासक वैन्यगुप्त के बुढ़ाईधर लेख में। गुप्त शासक वैन्यगुप्त के बुढ़ाईधर लेख में महासामंत शब्द का पहली बार उल्लेख होता है। और यहाँ पे भी याद रखिएगा कि चूंकि यह जो टर्म है यहाँ पे मौखरी शासक का, इसमें उसे कहा गया है कि महाराज सामंत चूड़ामणि है। तो महाराज शब्द भी पहली बार भारतीय अभिलेखों में इसी में आया है बराबर पहाड़ी लेख में। भारतीय इतिहास में जो महाराज शब्द है, जो महाराज की उपाधि है, यह भी पहली बार इसी अभिलेख में हमको प्राप्त होता है, ठीक है। महाराज शब्द जो है वह भी हमको इसी अभिलेख में प्राप्त हो रहा है। तो महाराज शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिला है? यह मिला है हमको बराबर पहाड़ी लेख में। तो बराबर अभिलेख में महाराज शब्द का उल्लेख मिला है, और ठीक है, और इसी मिला है सामंत शब्द का उल्लेख पहली बार मिला है। महाराज शब्द की अगर देखा जाए तो महाराज उपाधि का भारतीय इतिहास में पहली बार उल्लेख अगर साहित्यिक ग्रंथों पूछे जाएगा तो वो हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में पहली बार महाराज उपाधि का उल्लेख मिलता है। और जबकि अभिलेखों में, जबकि सिक्कों पर, अगर सिक्कों पे पूछेगा कि महाराज की उपाधि पहली बार कहाँ मिलती है, पूछा जाता है, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यूजीसी पूछा था, तो याद रखिएगा कि महाराज की उपाधि जो है सिक्कों पे पहली बार कुरिंदों के सिक्कों पे आया है। कहाँ है? कुरिंदों के सिक्कों पर। कुरिंद, जो कुरिंद थे ये क्या थे? जैसे आप पढ़ते हैं मालव, अर्जुनायन, यौधेय, कुरिंद, ये सब क्या थे? ये सब बेसिकली जो थे आपके गणराज्य थे। तो ऐसे गणराज्य जो छोटे छोटे गणराज्य जो बेसिकली आपके पंजाब में, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, के क्षेत्रों में राज्य किए, बुंदेलखंड, बघेलखंड क्षेत्रों में, यही लोग जो थे मुख्यतः इन्हीं में से कुरिंद हैं। तो यही इन्हीं में से जो कुरिंद हैं, कुरिंदों के सिक्कों पे पहली बार महाराज शब्द मिलता है।
ठीक है। महाराज शब्द पहली बार सिक्को पूछेगा कुलिंद, साहित्य पूछेगा तो इतने ब्राह्मण, अभिलेख पूछेगा तो आपका हो जाएगा बराबर ग्वालियर। ठीक है, तो अब आगे जाइएगा। अब पहले मौखरी खत्म कर दें। मौखरियों में अगला अभिलेख मिलता है अफसरगढ़ लेख, हरहा अभिलेख जो बाराबंकी उत्तर प्रदेश से मिला है, जो सरवर्मा का है, इन्हीं का अभिलेख है। जौनपुर का लेख है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला आते हैं महत्वपूर्ण जो आपका अभिलेख है वह हम गुप्तोत्तर काल में चल रहे हैं। गुप्तोत्तर काल के महत्वपूर्ण अभिलेखों में जो सबसे पहले आते हैं आपके, वो तो पहले आपके हो गए वर्धन वंश में। वर्धन वंश में हो गए आपके हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के इतिहास में जो वर्धन वंश के संस्थापक हैं वो पुष्यभूत हैं, इसीलिए इसे पुष्यभूत वंश कहता है। लेकिन अभिलेखों में इस वंश को, इस जो प्रथम शासक माना गया वो माना गया नरवर्धन को। नरवर्धन को प्रथम शासक माना गया है। हर्षवर्धन के जो प्रमुख अभिलेख हैं, एक तो मधुबन है, दूसरा बांसखेड़ा है, तीसरा सोनीपत है और चौथा नाभा अभिलेख है। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक बताएंगे, अभी तक आप कभी नहीं सुने होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो आते हैं कि जो हम लोग चर्चा करते हैं कि हर्षवर्धन की जो तिथि है, आप तो अभी तक जानते होंगे कि हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 तक राज्य किए। 645 में वेनसांग चले जाते हैं भारत से, 29 से लेकर 16 वर्ष टिके। लेकिन याद रखिएगा कि अभी एक नया साक्ष्य मिला जो कि पंजाब में एक अभिलेख मिला है नाभा से। तो जो पंजाब का नाभा अभिलेख है, यह अभिलेख 53 हर्ष संवत का है। किसका है? 53 हर्ष संवत। अब आपको पता है हर्ष ने राज्य कब किया? 606 में। तो 606 में एक हर्ष संवत हुआ, तो 53 हर्ष संवत 606 इंटू आप 53 कर दिए, बराबर हो जाएगा 659। इसका मतलब है कि हर्षवर्धन ने 606 से लेकर 659 तक शासन किया है। तो हर्षवर्धन के तिथि निर्धारण की जो नवीनतम नई तिथि है वह क्या मिलती है? 606 से लेकर 659 ईस्वी। तो 47 वाली ईस्वी अब खत्म हो गई, याद रखिएगा, पहला कंसेप्ट आपका। अब दूसरा कैसे समझेंगे इसको? जो हर्षवर्धन का मधुबन लेख है, ठीक है, जो मधुबन अभिलेख है और दूसरा बांसखेड़ा है। मधुबन अभिलेख कहाँ से मिला है? मधुबन अभिलेख मिला है आजमगढ़ से। तो मधुबन यह मिला है आजमगढ़ से। इस अभिलेख की तिथि क्या है? इस अभिलेख की तिथि है 22 हर्ष संवत। 22 हर्ष संवत, इसका मतलब 606 प्लस 22 बराबर 628। तो यह हो गया आपका 628 ईस्वी का। आजमगढ़ से मधुबन से प्राप्त हुआ अभिलेख। इस अभिलेख को किसने लिखा है? गज्जर ने। गज्जर ने लिखा है मधुबन अभिलेख को। मधुबन अभिलेख को गज्जर ने लिखा है। यह अभिलेख महत्वपूर्ण है। और इस अगला से दूसरा अभिलेख इनका जो महत्वपूर्ण मिला है, यह मिलता है बांसखेड़ा से। बांसखेड़ा कहाँ पे है? शाहजहांपुर में। तो शाहजहांपुर से जो इनका बांसखेड़ा अभिलेख मिला है, इसकी तिथि आपका है 25 हर्ष संवत, 25 और 606, ठीक है। अब इसको आप जोड़ देंगे, आ जाएगा आपका 631 ईस्वी। तो 631 ईस्वी में जो है हमको इनके अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं। इस अभिलेख से समझिएगा, इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है ईश्वर ने। तो बांसखेड़ा को ईश्वर ने लिखा है, मधुबन को गज्जर ने लिखा है, और बांसखेड़ा अभिलेख पर हर्षवर्धन का सिग्नेचर मिलता है। यह क्वेश्चन हायर एजुकेशन पूछा गया है। क्या देखिए, किस अभिलेख में हर्षवर्धन का सिग्नेचर है? तो बांसखेड़ा अभिलेख में हर्षवर्धन का हमको सिग्नेचर प्राप्त होता है। दूसरा समझिएगा, एक अन्य मिला है आपका सोनीपत से, दिल्ली में स्थित है। मधुबन अभिलेख में सोमकुंडा नामक ग्राम, मधुबन अभिलेख में सोमकुंडा नामक ग्राम का उल्लेख मिलता है, जिसे पहले किसी वामरथ नामक व्यक्ति ने जाली हस्ताक्षर से अधिकार कर लिया था। तो उसके जाली अधिकार, जो हस्ताक्षर वाला अधिकार था, उसे छीनकर उसे फिर से भट्टवात स्वामी और भट्ट शिवदेव स्वामी को दे दिया गया। तो भट्टवात स्वामी और भट्ट शिवदेव स्वामी को दे दिया गया। और बांसखेड़ा मिलता है कि मरकट सागर नामक एक गांव है, जिसे बालचंद और भट्ट स्वामी को दिया गया, जिसे बालचंद और भट्ट स्वामी को दान में उल्लेख मिला। और आपको पता होगा कि हर्षवर्धन ने 80 गांव बौद्ध भिक्षु जिनसेन को दिया था दान में, और 100 गांव दिया था नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के। ये 100 गांव उन्होंने दिया था। हर्षवर्धन के अभिलेखों में कुटिल मातृका लिपि और सिद्ध मातृका लिपि का प्रयोग हुआ है।
हर्षवर्धन का जो अभिलेख लिखा गया है उसमें कुटिल मातृका लिपि और सिद्ध मातृका लिपि का प्रयोग हुआ है। ये क्या होता है? कुटिल मातृका या सिद्ध मातृका लिपि का मतलब होता है कि जब अक्षरों को आर्टिस्टिक वे में लिखा जाए, जब अक्षरों को कलात्मक वे में लिखा जाए तो उसे कहते हैं कुटिल मातृका लिपि। जैसे आप देखिए थर्ड पर्सन, जब आप थर्ड फॉर्म अंग्रेजी का लिखते हैं, जैसे ए ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बी ऐसे लिखते हैं, तो ये जो पद्धति है क्या है? आर्टिस्टिक वे है। तो इसे हम कहते हैं कलात्मक रूप से अक्षरों को लिखने की जो पद्धति होती है यह कहलाती है कुटिल मातृका या सिद्ध मातृका लिपि। इसी लिपि में हर्षवर्धन के अभिलेखों को लिखा गया है। आगे आ जाइएगा, अगला जो अभिलेख आ रहा है महत्वपूर्ण है वह अभिलेख आपका है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख यह आपका है एहोल अभिलेख, जिसे रविकीर्त ने लिखा है, जिसे रविकीर्त ने लिखा है। यह अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। इस अभिलेख को रविकीर्त ने प्रशस्त ग्रंथ का नाम दिया है। इस अभिलेख को रविकीर्त ने प्रशस्त ग्रंथ कहा है। क्या कहा है? प्रशस्त ग्रंथ। ठीक, दूसरा समझिएगा कि जो रविकीर्त का यह अभिलेख है, यह अभिलेख 634 ईस्वी में लिखा गया है। 634 ईस्वी का अभिलेख है। इस अभिलेख से हमको मुख्यतः हर्ष और पुलकेशिन के युद्ध को हर्ष पुलकेशिन के युद्ध के तिथि निर्धारण में महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। ठीक है, इस अभिलेख में हर्ष पुलकेशिन के बीच में जो युद्ध हुआ है उसके तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। और पुलकेशिन का ही एक अभिलेख मिला है लोहनारा अभिलेख, और एक अभिलेख मिला है हैदराबाद अभिलेख। इनसे भी हमको तिथि निर्धारण में जानकारी मिलती है। अब समझिएगा, जो रविकीर्त का एहोल अभिलेख है, यह अभिलेख भारतीय इतिहास का एकमात्र अभिलेख है जिसमें कालिदास और भारवी का उल्लेख होता है। तो यह क्वेश्चन यूजीसी में पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के किस अभिलेख में कालिदास का वर्णन मिलता है। तो कालिदास का वर्णन इसी अभिलेख में केवल हुआ है और किसी अभिलेख में नहीं मिलता है। तो इसमें कौन? इसमें कालिदास, ठीक है, और दूसरा किसका मिलता है? दूसरा मिलता है भारवी का, जिन्होंने किरातार्जुनियम लिखा है। जो हरखेल नाटक है यह किरातार्जुनियम के आधार पर लिखी गई है। यह देखिएगा, इसमें किरातधारी भगवान शिव और अर्जुन के बीच युद्ध का वर्णन है। रविकीर्त कहता है कि मैंने इस प्रशस्त ग्रंथ की रचना करके अपना नाम उसी तरह अमर कर लिया है जिस तरह से कालिदास और भारवी का नाम अमर है। तो कालिदास और भारवी का उल्लेख करने वाला एकमात्र अभिलेख है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे है कि एहोल अभिलेख में 3 महत्वपूर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। जो 3 महत्वपूर्ण अमर शब्द हैं वह है मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति। ठीक है, मंत्र शक्ति कहा गया कि मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति, ये तीनों विचारधारा, ये तीनों पद्धतियां जिस व्यक्ति के अंतर्गत रहती है, जिस राजा में समाहित रहती है, वो महान राजा होता है। और कहा गया कि ये तीनों बातें जो हैं वह पुलकेशिन द्वितीय में समाहित हैं, इसीलिए पुलकेशिन द्वितीय जो है वह एक महत्वपूर्ण, एक महानतम शासक मानाता है। तो मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति का यहाँ उल्लेख मिलता है। एहोल अभिलेख की अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि एहोल अभिलेख में महाभारत युद्ध की तिथि दी गई है। यह क्वेश्चन भी यूजीसी पूछा है। तो एहोल अभिलेख में महाभारत युद्ध की तिथि जो दी गई है वह 3101 ईसा पूर्व है। जैसे कुछ लोग कहते हैं यह तिथि जो है लगभग 2000 ईसा पूर्व है। ठीक है, लेकिन अभी जो आयोग अनुसार माना है आपको उसी पे चलना है। तो ओवरऑल इस अभिलेख में महाभारत युद्ध की चर्चा की गई है और महाभारत युद्ध का उल्लेख कहते हुए कहा गया कि यह जो है लगभग 3101 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। तो इससे हमको महाभारत युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। जबकि मैंने कहा गुप्त काल में जो कराईकुलय अभिलेख है उस अभिलेख में पहली बार 1 लाख श्लोक वाले महाभारत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और महाभारत शब्द का पहली बार उल्लेख आपका नारायणी खंड में मिलता है। महाभारत शब्द का पहली बार उल्लेख नारायणी खंड में हुआ है, याद रखिएगा। और हर्षचरित को श्यामल ने द्वितीय महाभारत कहा है, जबकि अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है शाहनामा का, जो फिरदौसी ने लिखा है। ठीक है, फिरदौसी के शाहनामा को हम देखते हैं।
ऐहोल अभिलेख में गुर्जरों का पहली बार उल्लेख मिलता है। जो गुर्जर हैं, जो गुर्जर जाति होती है, इसका भी पहली बार उल्लेख हमको ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख में हर्ष पुलकेशिन युद्ध की चर्चा की गई है और उसमें लिखा गया है अपरिमित विभूति स्फीति सामंत सेना और मुकुटमणि मयूरा कांत प्राता रविंद्र, और अंतिम लाइन मिलता है भय विगलित हर्षो ये निचाकारी हर्ष। यह कहता है कि हर्ष और पुलकेशिन का जो युद्ध हुआ उसमें हर्ष ने अपरिमित विभूति स्फीति सामंत सेना, सामंतों की अपरिमित सेनाएं लेके चलता है, लेकिन कहता है कि युद्ध में पूरा हर्ष गायब हो जाता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादातर इतिहासकारों ने क्या किया, जो दक्षिण के इतिहासकार हैं, जो क्षेत्रवादी दृष्टिकोण से इतिहास की व्याख्या करते हैं, वह इसकी बात करते हुए कहते हैं कि संभवतः कहते हैं इस युद्ध में पुलकेशिन जीत गया और हर्षवर्धन पराजित हो गए। ठीक है, पराजित हो गए। और जबकि उत्तर भारत के जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इस युद्ध में यह युद्ध अनिर्णित रहा और जिस युद्ध में मुख्यतः किसी को सफलता नहीं मिली और अंततः जो नर्मदा नदी थी वह दोनों के बीच की सीमा मान ली गई। आगे समझिएगा, वेनसांग कहता है कि पंच भारत को जीतने के बाद, या समझिएगा, वेनसांग कहता है कि पंच भारत को जीतने के बाद शासक शिलादित्य उपाधि है। ठीक है, शिलादित्य की जो उपाधि है हर्षवर्धन को, यह नालंदा के आचार्य ने दिया था, शिलभद्र ने दिया था शिलादित्य की उपाधि। ठीक है, तो कहते हैं कि पंच भारत को जीतने के पश्चात शिलादित्य ने मोहोलच के शासक, मोहोलच मतलब होता है महाराष्ट्र, तो कहता है कि मोहोलच माने महाराष्ट्र के शासक पुलकेशिन द्वितीय पे आक्रमण किया, लेकिन उसके अभियान को रोक दिया गया, इतने कहा है और आगे नहीं कहता है। ठीक है, तो कहीं पर भी स्पष्ट बातें नहीं की गई है कि हर्षवर्धन पराजित हुआ। यद्यपि ये भी समस्या है कि चूंकि रविकीर्त जो हैं वह 634 में जब पुलकेशिन के द्वारा पराजित शासकों की बात कर रहे हैं तो उसमें हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं। तो रविकीर्त जो हैं वह पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी हैं, उनके कोर्टियस हैं, जबकि वेनसांग जो हैं यह उनके दरबार में रहते हैं, उनके प्रमुख व्यक्ति हैं हर्षवर्धन के। तो इसलिए दोनों में वास्तव में ऐतिहासिकता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि हर्ष महान था लेकिन दो लोगों ने मिलकर उसे महानतर बना दिया। ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है कि हर्ष महान था लेकिन दो लोगों ने मिलकर उसे महानतर बना दिया और ज़्यादा महान कर दिया। किसने? एक तो बाणभट्ट ने और दूसरे वेनसांग ने। तो ये लोग अनर्गल बातों को भी बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा लिख दिए। तो इसीलिए कभी कभी इतिहास को समझने में और जानने समझने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा समझिएगा, और हो भी कैसे ना, वेनसांग को जितनी सुविधा हर्षवर्धन के दरबार में मिली, इनको यहाँ पे हीनयान देव, महायान देव, महामोक्ष देव की उपाधि मिली, इनको यहाँ पे वर्तमान शाक्य मुनि की उपाधि मिली, पूरे सुविधा मिला। यहाँ तक कि जब प्रयाग की महामोक्ष परिषद हो रही थी और जब आपका कन्नौज की धार्मिक सभा हो रही थी, वहाँ पे हर्षवर्धन ने स्पष्ट बोला है, वह कहता है कि वेनसांग के बोल और वचन मेरे बोल और वचन माने जाएंगे और वेनसांग का जो भी विरोध करेगा उसकी जिह्वा काट ली जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे इतिहास की जो ऐतिहासिक पद्धति है, ठीक है, वहाँ निश्चित तौर से उसका अभाव मिल सकता है हमको वेनसांग में, क्योंकि जिस व्यक्ति में राजा इतना ज़्यादा आसक्त हो, ठीक है, तो वह व्यक्ति निश्चित तौर से अपने वर्णों में पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ या निरपेक्ष नहीं हो सकता है। तो एक प्रकार से इतनी बड़ी आसक्ति होना, ठीक है, निश्चित तौर से दोनों के बीच में जो अन्योन्यासित संबंध रहा है उसके फलस्वरूप वेनसांग के वर्णों में पूरी तरह से ऑथेंटिसिटी भी नहीं प्राप्त होता है। तो फिलहाल वेनसांग पर चर्चा कभी आगे करेंगे ओवरऑल। लेकिन जिस युद्ध की चर्चा की गई है, यह युद्ध भी पूरी तरह से क्षेत्रवादी दृष्टिकोण से, जो आपका रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो जो रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिखा गया है, उसी के कारण दोनों इतिहासकार अलग अलग इसकी व्याख्या करते हैं। दक्षिण के इतिहासकार जहाँ पुलकेशिन को विजित होने की बात करते हैं, और वहीं उत्तर भारत के इतिहासकार इस युद्ध के अनिर्णय की बात करते हैं। अनिर्णित रहा, यह युद्ध टाई हो गया। ओवरऑल आगे फिर कभी जब हर्ष पुलकेशिन चलेंगे तो और डीपली चलेंगे इसमें। इसके बाद अभिलेख आपका मंदसौर है, चर्चा मैंने किया वासुल का, जो आपका मालवा के यशोधर्मन का है। मालवा में यशोधर्मन है और कन्नौज में यशोवर्मन है। याद रखिएगा, मालवा में यशोधर्मन है और कन्नौज में यशोवर्मन है, दोनों अलग अलग हैं। यह मंदसौर वाला जो मालवा के हैं, ये औलिकर वंश के हैं। औलिकर
अगला अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख, जो राजा भोज का है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाला जो है, तो राजा भोज का अभिलेख है जो परमार वंश के हैं, ठीक है, जबकि मिहिर भोज प्रतिहार वंश के हैं। क्या देखिएगा, राजा भोज परमार वंश के हैं और मिहिर भोज जो हैं वे आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं। मिहिर भोज को भारतीय इतिहास में अरबों और इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। अरबों और इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु मिहिर भोज हैं। और राजा भोज जो हैं यह सबसे बड़े सांस्कृतिक व्यक्तित्व हैं। राजा भोज का जो ग्वालियर अभिलेख मिला है, इस अभिलेख में पहली बार शून्य शब्द का उल्लेख मिलता है। क्या देखिएगा, ग्वालियर अभिलेख में भारतीय इतिहास में पहली बार शून्य शब्द का उल्लेख मिलता है। और जबकि शून्यवाद का सिद्धांत जो है वह नागार्जुन का है। और शून्य पर ही शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में 1893 में विवेकानंद बोले थे, जिनका सिफारिश किया था जे राइट ने सिफारिश किया था, शून्य पर बोले थे। ठीक है, अगला आपका है अभिलेख है, यह अभिलेख है चोलों का अभिलेख है। कुछ देख लीजिएगा, चोलों का है। चोलों में जो परांतक प्रथम या उत्तम चोल हैं, ठीक है, परांतक प्रथम या उत्तम चोल हैं, इनका अभिलेख मिलता है उत्तर मेरूर और तोंडेमान लेख। उत्तर मेरूर अभिलेख से हमको चोल कालीन स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो चोलों का जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट है, स्थानीय स्वशासन की पद्धति है, जिसमें सभा, पूर और नगरम की बात होती है। ठीक है, सभा, महासभा, पूर और नगरम की जो बात होती है, उनके बारे में, उनके व्यवस्था के बारे में, उनके शासन प्रशासन, उनके चुनाव पद्धति के बारे में हमको यहाँ पे जानकारी मिल रही है। जबकि भारतीय इतिहास में जो स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता कहे जाते हैं आधुनिक भारत में, वे माने जाते हैं लॉर्ड रिपन को आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहते हैं। और भारतीय इतिहास में स्थानीय स्वशासन का जो सर्वोच्च काल माना जाता है वह माना जाता है चोल काल को। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो मानी जाती है वह मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता से। ओवरऑल आगे आते हैं। और इसी में आपका जो अन्य अभिलेख है आपका, जैसे तिरुवलंगाड अभिलेख है, करंडे मान पत्र है, यह राजेंद्र प्रथम का है। राजेंद्र प्रथम को आपको दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। इसी तरह राज प्रथम का है लेडन अभिलेख, लेडन दान पत्र लेख और तंजौर लेख है, राज प्रथम का है, इससे जानकारी मिलती है। अच्छा, गढ़वालों दो अभिलेख बड़े फेमस हैं। एक तो है सारनाथ जिन प्रतिमा अभिलेख, मनेर अभिलेख और कमौली लेख, कमौली और लाट लेख। लाट अभिलेख जो है देवरिया से मिला है। ये जो कमौली और मनेर अभिलेख है, मनेर आपका बिहार से मिला है। सारनाथ अभिलेख और सारनाथ है जिन प्रतिमा, सारनाथ जिन प्रतिमा या धर्मचक्र इसको कहते हैं, सारनाथ धर्मचक्र जिन प्रतिमा अभिलेख। सारनाथ अभिलेख मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित अभिलेख है। बौद्ध धर्म में याद रखिएगा महात्मा बुद्ध को विनय पिटक में जिन कहा गया है। महात्मा बुद्ध को विनय पिटक में जिन कहा गया है, याद रखिएगा। अगला समझिएगा, जो यह धर्मचक्र सारनाथ धर्मचक्र जिन प्रतिमा अभिलेख है, यह अभिलेख गढ़वाल शासक गोविंद चंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी का है। गोविंद चंद की रानी कुमार देवी का है, जो बौद्ध धर्म की थी, जो बौद्ध धर्म की फॉलोअर थी। किसका है? रानी कुमार देवी। तो रानी कुमार देवी एक इनकी रानी है और दूसरी रानी कुमार देवी का कहाँ मिला होगा? चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी, जो आपका राजा रानी प्रकार के सिक्के पढ़ते हैं वहाँ पे। दूसरा तो ये मनेर अभिलेख जो मिला है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, आयोग ने पूछा है सिविल में कि भारतीय इतिहास के किस अभिलेख में तुरुस्क दंड नामक कर का उल्लेख मिलता है। तो जो मनेर अभिलेख है इसमें हमको तुरुस्क दंड नामक कर का उल्लेख मिलता है। तुरुस्क दंड कर क्या है? यह गढ़वाल अभिलेखों में और कलचुरी अभिलेखों में दोनों मिलता है। गढ़वाल और कलचुरी दोनों अभिलेखों में यह हमको जानकारी मिलती है कि इन राज्यों में जो मुस्लिम रहते थे, जो गैर हिंदू रहते थे, खासकर मुसलमान, उनको रहने के लिए उनको एक विशेष प्रकार का कर देना पड़ता था, तुरुस्क दंड। इसीलिए कभी कभी, ठीक है, कभी कभी तुरुस्क दंड को लोग जजिया का प्रत्युत्तर मानते हैं, जजिया के प्रत्युत्तर में लिया गया कर मानते हैं। तो तुरुस्क दंड कर दो राजवंशों में प्रचलित था, एक तो कलचुरी राजवंश में और दूसरा आपका गढ़वाल वंश में। जबकि तुरुस्क जो उपाधि है वो किसकी है? यह है कश्मीर के शासक जो हैं जिनका नाम है हर्ष। तो इनका हर्ष जो है, इनको कहा गया हर्ष जालिम।
ये तुर्कों के खिलाफ बड़े क्रूर थे, तो ये तुर्कों की तरह बड़े क्रूर थे, आतताई थे, ठीक है, अत्याचारी थे, इसीलिए कहा गया इन्हें तुरुस्क। तुरुस्क इनको जालिम कहा गया, हर्ष जालिम, हर्ष 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 जालिम और हर्ष, ठीक है, तुरुस्क। और अगला जो इनकी और एक बात है याद रखिएगा, तुरुस्क जीत। तुरुस्क जीत जो है यह उपाधि किसकी है, यह है चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ की। चौहान शासक जो है विग्रह राज चतुर्थ, जिनका नाम है बीसल देव, विग्रह राज बीसल देव साउंड, विग्रह राज जो चतुर्थ है बीसल देव, ठीक है, इनकी उपाधि है तुरुस्क जीत। याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए। अगला जो महत्वपूर्ण आपका है वो है, एक तो है लास्ट दौर चला है, एक चौहानों का बड़ा फेमस अभिलेख है जिसका नाम है बिजौलिया लेख। क्या नाम है, बिजौलिया अभिलेख, ठीक है। तो बिजौलिया अभिलेख से हमको चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। दूसरा समझिएगा, एक और अभिलेख है, यह है दिल्ली शिवालिक अभिलेख, यह विग्रह राज चतुर्थ का है, विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव का है दिल्ली शिवालिक अभिलेख, जो आपका 1164 का है। इस अभिलेख से चौहान शासकों का, ठीक है, दिल्ली पे अधिकार की पुष्टि होती है, और इससे पता चलता है कि इन लोगों ने तोमरों को पराजित करके दिल्ली पे अधिकार कर लिया था। और अंतिम इस क्रम में जो अभिलेख है वह है बलबन का 1276 का अभिलेख, जो पय्यम वाइली, बलबन का है पय्यम पायली, कहीं कहीं लिखते हैं पय्यम वाइली अभिलेख। यह अभिलेख जो है, ठीक है, यह अभिलेख, इस अभिलेख में दिल्ली का नाम मिलता है योगिनीपुर। कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो दिल्ली का नाम योगिनीपुर जो मिलता है वह बलबन के 1276 के पय्यम वाइली अभिलेख से मिलता है, ठीक है, इससे मिलता है। तो ये अभी आज आपका अभिलेखों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी रही। तो हम लोग अगली जो चर्चा करेंगे कल नेक्स्ट टर्न पे, तो हम लोग अभिलेखों के पश्चात, ठीक है, अभिलेखों के पश्चात अब हम लोग अगला आएंगे भारतीय इतिहास में जो न्यूमिस्मेटिक्स हैं, जो आपका मौद्रिक साक्ष्य हैं, जो सिक्के हैं, उनसे भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने में क्या जानकारी मिलती है, उनका भारतीय इतिहास की पुनर्रचना में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इनकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आपको शेड्यूल भेज दिया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।